बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज का दिन मेरे लिए स्पेशली बहुत एक्साइटिंग और एक बहुत हैप्पी डे है। आपको पता है कि जब भी आपके किसी करीबी इंसान की या किसी ऐसे शख्स की सालगिरह होती है या एनिवर्सरी होती है तो इंसान को एक डिफरेंट लेवल की खुशी होती है, क्योंकि एक और या साल कंप्लीट हो गया, खैर से कंप्लीट हो गया, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बर्थडे यानी कि एनिवर्सरी कल के रोज़ गुजरी है, यानी कि 26 नवंबर को। जैसे कि आप जानते हैं, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के हमारे डिफरेंट चैनल्स पे देखा होगा कि हमने 59th एनिवर्सरी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की सेलिब्रेट की है ऑन 26 नवंबर। व्यूअर्स, कल संडे था, हमारा प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्रामिंग देख रही थी, दिल भी खुश हो रहा था, सोच भी रही थी, अपनी मेमोरीज़ भी पीटीवी के साथ सोच रही थी। फिर ये भी सोच रही थी कि डिफरेंट सीनियर आर्टिस्ट जिनके इंटरव्यूज़ किए हैं ओवर द ईयर्स, उनकी पीटीवी की कितनी खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। व्यूअर्स, एक वक्त था जब और कोई टेलीविज़न स्टेशन और कोई सिस्टम नहीं था व्यूअरशिप का। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे ही जो लगता था वही हिट होता था, और एट द एंड ऑफ द डे कोई एक इंसान चाहे एक ड्रामे में 3 मिनट का भी रोल अदा करता था तो उसको एक एक्टर और एक आर्टिस्ट कंसिडर किया जाता था, क्योंकि वो पीटीवी पे ऑन एयर आ चुका होता था। सो व्यूअर्स, पीटीवी को अगर हम कहें कि ये स्टार मेकर रहा है चैनल, तो ये बात गलत नहीं होगी। कितने ज़्यादा लोग हैं जिनके करियर्स का आगाज़, ऑब्वियसली यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी से निकले। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट जो रेडियो पे पहले काम करते थे, जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का क़याम हुआ तो उसके बाद वो आर्टिस्ट पीटीवी पे काम करना शुरू हो गए, और फिर उनकी कामयाबी का एक डिफरेंट लेवल था। व्यूअर्स, हमारे सीनियर आर्टिस्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस इंस्टीट्यूशन, जिस इदारे से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है वो है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। पीटीवी के बहुत से ऐसे ड्रामे भी हैं व्यूअर्स जो बाहर के ममालिक में एज सैम्पल्स सिखाए जाते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर पीटीवी के कुछ ड्रामे एक्चुअली सिखाए जाते हैं वेरियस डिफरेंट फिल्म स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि उन ड्रामों की क्वालिटी, उनकी कहानी, उसमें परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, म्यूज़िक, एक एक चीज़ ब्रिलियंटली डन होती थी और आज भी ब्रिलियंटली डन होती है। ऑब्वियसली जब प्राइवेट सेक्टर आ जाता है मार्केट के अंदर और बहुत से प्राइवेट चैनल्स आ जाते हैं तो तब सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होती कि लंबे लंबे शोज़ ऑन एयर देखें, क्लिप्स देख लेते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं। लेकिन पीटीवी वो वाहिद चैनल है जिसको आज भी ऑन एयर जब होता है तो लोग देखते हैं, चाहे वो उसको ऑनलाइन देख रहे हों, लाइव ट्रांसमिशन को, या टेलीविज़न पे देख रहे हों। और देखें, पीटीवी तो वो चैनल है जो पाकिस्तान के हर नुक्कड़ कोने, दूर दराज इलाके, करीबी इलाके, हर जगह देखा जाता है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल चैनल है। और देखें, जिस चैनल को इवन प्राइवेट चैनल्स मदर ऑफ ऑल चैनल्स कंसिडर करते हैं, उसको हमें भी उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इतने ग्रेट आर्टिस्ट इस इदारे से निकले, बेशुमार ड्रामे, बेशुमार गाने, बेशुमार यंग टैलेंट को मौका मिला, और हमने भी हमेशा एट मॉर्निंग एट होम ये कोशिश की है कि ऐसे स्टार्स को बुलाएं, ऐसे लोगों को बुलाएं जिनको मौके की ज़रूरत है। बिकॉज देखिए, बहुत से डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, बट बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं एट पीटीवी। उसके अलावा इस्टेब्लिश स्टार्स से हम कोशिश करते हैं कि उनको उनकी ड्यू रिगार्ड दें। अपने उन आर्टिस्ट को भी ज़रूर बुलाते हैं जो सीनियर कैटेगरी में होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में शायद इतने इंटरेस्टिंग और फन नहीं रहते, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही काबिल इज़्ज़त और रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, क्योंकि उनके पास उस चीज़ का ख़जाना है जो यंगर जनरेशन के पास नहीं है, और वो है एक्सपीरियंस का ख़जाना। ये हमारे टीचर्स हैं, ये हमारे उस्ताद हैं, स्पेशली हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने पीटीवी के साथ एक वक्त गुजारा और आज भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें म्यूज़िक की, डॉक्यूमेंट्रीज़ की, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स की, न्यूज़ की, करंट अफेयर्स की, स्पोर्ट्स, मॉर्निंग शोज़, बल्कि मॉर्निंग शोज़ का पायनियर भी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है। मुस्तंसिर हुसैन अताड़ साहब के मॉर्निंग शोज़ सब बहुत शौक़ से देखा करते थे। तारिक अजीज़ साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। इन नीलाम घर, आप ये देखें कि व्यूअर्स, नीलाम घर ने ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया कि फिर वो बज़्म तारिक अजीज़ भी बना, और डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स ने भी उसको कॉपी करने की कोशिश की और अपनी मॉडिफाइड वर्जन्स लेके आए। लेकिन पायनियर अगेन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। टैलेंट हंट्स की बात करें, लोग वेस्ट से इंस्पायर होकर बहुत से टैलेंट हंट करते हैं, लेकिन पीटीवी ने हर लेवल का टैलेंट हंट किया। चाहे आप नात ख़्वाह का कंपटीशन करा रहे हैं, चाहे आप किरत का कंपटीशन करा रहे हैं, चाहे आप म्यूज़िक का कंपटीशन करा रहे हैं, हमने तो शेफ़्स का भी मुकाबला कराया अपने मॉर्निंग शो के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बंदे को
अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो अगर आप भी टैलेंटेड हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़रूर हमसे रब्ता करें। हमारा फेसबुक का पेज है मॉर्निंग एट होम एंड 042992000648 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। खैर, आई नो कि द बर्थडे वॉज येस्टरडे, द एनिवर्सरी, बट हमारे लिए आई थिंक कि जनरली ये एक बड़ी एक्साइटिंग और हैप्पी मोमेंट होती है। अच्छा, अब मैं आपसे व्यूअर्स बात करना चाहूँगी रॉयल की वॉशिंग मशीन की। रॉयल की वॉशिंग मशीन की प्योर प्लास्टिक और डबल प्लास्टिक बॉडी है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें जेट स्ट्रीम का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बदौलत कपड़ों की धुलाई बहुत अच्छे अंदाज से हो जाती है। वाटरफॉल की बदौलत कपड़ों में अच्छे तरीके से डिटर्जेंट और पानी मिक्स हो जाता है और उतनी ही आसानी से रिमूव भी हो जाता है। मजबूत मोटर जो है उसकी 10 साल की वारंटी है और 1 साल की कंप्लीट पार्ट्स एंड फ्री होम सर्विस भी मौजूद है। सो अगर आप रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक का जवाब देना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आंसर, और वो आपने शेयर करना है हमारे मॉर्निंग एट होम के पेज पे। तो इस वीक का क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं किचन भी बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत से शेफ़्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ दी और बहुत से यंग शेफ़्स यहाँ से अपने करियर का आगाज़ करके बहुत कामयाब शेफ़्स बने, जैसे कि शेफ़ मुनीरा हो गई, शेफ़ मुनीरा किरण हो गई, उसके अलावा शेफ़ उमा किरवानी हो गई, अनम शेख हो गई, ये सब शेफ़ महजबीन हो गई। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा मॉर्निंग एट होम पे या मॉर्निंग विद जुगन उस वक्त शो का नाम होता था आए, और आज अपने इंडिपेंडेंट शोज़ भी कर रहे हैं और वेरियस चैनल्स पे आप उनको देखते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि लोगों को एक लॉन्चिंग पैड मिले, और इसी तरह की एक ब्रिलियंट यंग पर्सनैलिटी जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह, शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कल क्योंकि पीटीवी की एनिवर्सरी थी, तो क्योंकि संडे को आपको पता है लाइव शो नहीं होता, तो इस वजह से हमारा बहुत दिल था कि उस पर बात थोड़ी सी तो करनी चाहिए। वैसे तो पूरा शो अगर इसी पे डिस्कशन करें तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, धूप किनारे, चांद ग्रहण, मतलब वेरियस डिफरेंट ऐसे शोज़ हैं, वारिस ड्रामा हो गया, तन्हाइयाँ, ये आई मीन आपकी एज इतनी छोटी है, जिस वक्त ऑन एयर हुआ था आप पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन आपको भी पता है उसकी हाइप ही इतनी थी कि हर कोई जानता है। देयर यू गो। सो यही तो बात है ना व्यूअर्स, काम इंसान ऐसा करे जिसकी हाइप उस चीज़ के ऑफ एयर होने के डेकेड्स बाद भी चले। और अनफॉर्चुनेटली आजकल जो चीज़ें हम ऑन एयर देखते हैं उनमें से इक्का दुक्का चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे कि हमसफ़र ड्रामा है जिसकी बड़ी तारीफ़ होती है, और एक मौला जट है मूवी जिसकी कॉन्स्टेंटली बात हो रही होती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो लोग भूल जाते हैं। सो काम उस क्वालिटी का होना चाहिए। आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम मिनी पिज्ज़ास बना रहे हैं और साथ समोसे बना रहे हैं। वंडरफुल। सो रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम स्नैक टाइम कर रहे हैं। बिल्कुल। सो सबसे पहले मिनी पिज्ज़ास के रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तेल 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 खाने का चम्मच, टमाटर 2 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, केचप 1 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच। पिज़्ज़ा डो के लिए मैदा 3 कप, खमीर 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, दूध हस्बे ज़रूरत। चिकन मैरिनेशन के लिए मुर्ग का गोश्त आधा किलो, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च, जैतून, पिज़्ज़ा सॉस, मोज़रेला चीज़, चिकन एंड ऑरिगेनो हस्बे ज़रूरत। सो इसका मेथड ये है कि सबसे पहले तो आपने अपनी पिज़्ज़ा डो को अच्छे से नीड करके रख लेना है, कोई 1 to 2 आवर्स के लिए, और एक ऐसी वार्म प्लेस पे रखना है, क्योंकि वार्म प्लेस पे मतलब गर्म जगह पे काफ़ी अच्छे तरीके और जल्दी से राइज़ होती है डो। आप अवन में रख सकते हैं। सो पिज़्ज़ा डो नीट करने के बाद आपने चिकन की मैरिनेशन करनी है। चिकन मैरिनेशन में जितने भी सारे स्पाइसेस बताए गए हैं इसको अच्छे से आपने कुक करना है। गार्लिक वगैरह डाल के भी कर सकते हैं। चिकन को आप डिफरेंट फ्लेवर्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पिज़्ज़ा फ्लेवर। सो ये हम बेसिकली चिकन टिक्का की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, तो हम चिकन टिक्का मिनी पिज़्ज़ा कह सकते हैं इसको। और दूसरा हमारी तरफ आता है, पहले इसको बेक करके फिर इसके ऊपर टॉपिंग्स डालनी चाहिए या सारा कुछ डाल के एक ही दफ़ा बेक करना चाहिए? क्योंकि मेरी एक दोस्त है वो कहती है कि जुगन हाफ बेक कर लो ना अगर पिज़्ज़ा की डो को, तो वो अंदर से फिर सॉगी नहीं रहती, फिर बाकी का आपने मसाला वगैरह डाल के उसको सॉस वगैरह डाल के कर दो, तो उसको सेकंड टाइम बेक करो, उससे अकड़ नहीं जाती बहुत ज़्यादा ब्रेड? नहीं, अकड़ती नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो टॉपिंग्स वगैरह और सॉस है ऑल आर कुक्ड, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है।
हम सिर्फ इसलिए उसको बेक करते हैं हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए या उस पर कलर आ जाए। तो पहले से उसको बेक करके उसके ऊपर चीजें पहले डाल से आप उसे हाफ कुक कर लें, प्रॉपर बिल्कुल फुल बेक ना करें। हाँ। क्योंकि उसने दोबारा हीट में जाना है तो वो ऑब्वियसली बेकिंग प्रोसेस से दोबारा तो गुजरेगी। जिन लोगों के पिज्जा क्रिस्पी नहीं होते ना, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको सॉफ्ट पसंद है फिर तो उसी तरह कर लें कि डायरेक्ट करें। अच्छा, सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, समोसे। सो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है चिकन बोनलेस 350 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, बंद गोभी 1 कप, सोया सॉस 2 खाने की चम्मच, सिरका 2 खाने की चम्मच, चिली सॉस 2 खाने की चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा खाने का चम्मच, चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत, और समोसा पट्टी जितनी भी आपकी फिलिंग रेडी होती है। चाइनीज टाइप स्प्रिंग रोल टाइप बन रहे हैं, मजे स्प्रिंग के। रोल टाइप बन रहे हैं। सो ये जितनी सारी आपको फिलिंग वगैरह बताई है, चिकन को अच्छे से आपने गार्लिक वगैरह में सौते करने के बाद अपने जूलियन कट में सारी वेजीज उसमें ऐड करनी है, स्पाइसेस वगैरह ऐड करके उसको आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। क्योंकि जब आपके समोसे फ्राई होंगे उसमें ऑयल में भी वो पकेगा तो वो जो वेजीज़ की क्रिस्पीनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 2-3 मिनट उसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद आपने समोसा पट्टी में फिल करके, और अक्सर जिनके जो समोसे वगैरह खुल जाते हैं सो उनके लिए एक टिप है कि मैदे को पानी में घोल के वो एक स्लरी टाइप, थिक स्लरी टाइप आपने बनानी है और उससे अपने समोसे बंद करें, या अल्टरनेट अंडा भी, आप अंडा भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो मैदे वाली चीज़ बेहतर रह जाती है, वो सही चिपक जाता है। अंडा कभी थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना सही तरह से ना लगा हुआ हो या कुछ, तो वो पता भी नहीं चलता ना, लगाते तो उसी तरह ड्राई हो समोसा पट्टी भी मैदा होता है ना, तो वो जो लिक्विड फिर हम स्लरी लगाते हैं वो दोनों अच्छे से जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और मैंने टिप शेयर करनी है समोसों की। ये जैसे कि ये एक ऑप्शन है फिलिंग का। यूजुअली लोग कीमे के या आलू के समोसे बना लेते हैं या इस किस्म के बना लेते हैं, ये भी एक मज़े का अल्टरनेटिव है। थोड़ा सा आपने एशियन टेस्ट दे दिया। एक और ऑप्शन जो बड़ा मज़े का होता है, जो मैंने घर में खुद एक दफ़ा ट्राई किया और बहुत मज़े का था, चेडर चीज़ आपने ले ली और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, हाफ़ एंड हाफ़ उसको मिक्स कर लिया। उसके अंदर आपने थोड़ा सा मतलब अब आपने एक पैन के अंदर मशरूम को, हरी मिर्च को और लहसुन को थोड़ा सा सौते करना है। फिर आपने उस मशरूम्स को और हरी मिर्च और गार्लिक के कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं उसको पकाना, बिल्कुल थोड़ा सा टच करना है उसको, और फिर उसको उस चीज़ के साथ कंबाइन करके जब वो ठंडा हो जाए उसकी फिलिंग करें। चीज़ एंड मशरूम के इतने मज़े के समोसे बनते हैं और बड़ा एक यूनिक फ्लेवर होता है, और गरम गरम जब सर्व करें तो वो वैसे ही ना, अगेन पिज्जा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, वो ट्राई ज़रूर करना। बिकॉज ये मैंने एक दफ़ा शेफ़ मैं जब इनको रेसिपी बताई थी और फिर उनको बाकायदा प्राइवेटली इसके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए थे। कुछ हरी मिर्च से वो ज़रा सा मिर्ची का टेस्ट आ जाता है, मशरूम से वो थोड़ी सी मज़े की बाइट आ जाती है, और चीज़ आ गई, थोड़ा सा गार्लिक हो गया, बहुत ही मज़े की कॉम्बिनेशन, काफ़ी रिच फ्लेवर आता होगा। ट्राई इट, मुँह में पानी आ गया, लेकिन कंट्रोल करना है। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आपके साथ शेयर किया कि कल PTV की क्योंकि एनिवर्सरी थी, तो बेशुमार ड्रामों की हम बात कर रहे थे, जैसे कि सोना चांदी, अलिफ नून, वारिस, राहें, तीसरा किनारा, तन्हाइयाँ, खुदा की बस्ती, धुआं, वो कौन है, अनारकली एंड मैनी मैनी मोर। इसके साथ साथ एक और मैं आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि अगर हम फेमस फनकारों की बात करें जिन्होंने PTV पे ही अपनी पहली अपीयरेंस दी, मैडम नूरजहान हो गई, मेहदी हसन साहब हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, अहमद रुश्दी, अनवर रफ़ी और रेशमा जी जैसे बेशुमार आर्टिस्ट। इसके अलावा बाबरा शरीफ साहिबा, कवी खान, नुसरत आरा PTV के ही प्रोड्यूस करदा आर्टिस्ट हैं, और अब आप ऑफ कोर्स प्राइवेट चैनल्स पे दूसरे आर्टिस्ट को देखते भी हैं, बट किसी भी लेवल पे आप देखें तो PTV हैज़ बिन द फोर रनर। सो इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ज़ैनब गोंदल से सर्दियों के मेन्यू की, कि भाई सर्दियों में हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। बहुत से मिथ्स होते हैं कि ये चीज़ ना खाएं सर्दियों में, वो चीज़ ना खाएं। अच्छा, उसके साथ साथ कहा जाता है ये भी खाएं और वो भी खाएं, तो एक्चुअली क्या चीज़ें खानी चाहिए? क्योंकि विंटर वो टाइम होता है जिसमें लोग बहुत वेट गेन करते हैं और कहने को खा उतना ही रहे होते हैं, लेकिन वज़न बहुत बढ़ जाता है। वाई? ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आपकी मेरी हम सब की फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए ज़ैनब
कि जब हम बात करते हैं डाइट प्लान्स की तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि यार वेट लॉस का डाइट प्लान बता दें, वेट गेन का डाइट प्लान बता दें, अच्छा डायबिटीज़ वालों का डाइट प्लान बता दें, लेकिन सीजनल डाइट प्लान की बड़ी कम बात होती है कि भाई गर्मियों में क्या खुराक लेनी चाहिए, सर्दियों में क्या लेनी चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनरली हेल्दी नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, सर्दियों में क्या खुराक होनी चाहिए, क्योंकि या तो लोगों का बहुत वेट गेन हो जाता है या ब्लोटिंग बहुत हो जाती है सर्दियों में। क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं हम ये देखते हैं कि एक टोटल डाइट का फ्लिप आता है। सर्दियां आते ही हम लोग बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा नट्स की तरफ एक्सेस में जाना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम हलवा जात जो हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सूप्स का यूजेज हम ज़्यादा कर देते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स जो हैं उनका यूज़ बहुत कम हो जाता है, यानी फाइबर कंटेंट बहुत कम डाइट में आना शुरू हो जाता है। अब आप ये कहेंगी कि सूप तो हेल्दी है, सूप तो हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छा है, तो फिर उसको मैंने इन चीज़ों में क्यों काउंट किया कि एक्सेस हो जाती है। सूप का एक्सेस मैंने इसलिए काउंट किया कि सूप इटसेल्फ खुद बहुत हेल्दी होता है, लेकिन जब हम सूप के अंदर कॉर्नफ्लोर भर के ऐड करते हैं और अच्छा खासा कॉर्नफ्लोर हम ऐड कर देते हैं उसको थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हुए, तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता। सही। अब चाहे हम वो वेजिटेबल सूप ले रहे हैं, चाहे हम वो चिकन कॉर्न ले रहे हैं, खाली चिकन मटन बीफ किसी भी सूप की तरफ जा रहे हैं, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम सॉर्ट ऑफ यखनी की तरह जैसे हो उसको यूज़ करें। नो डाउट हम वेजिटेबल सॉसेस सब कुछ यूज़ करें, लेकिन कॉर्नफ्लोर और सोया सॉस जो है उस पे ज़रा उसकी मिकदार कम करें। एक्चुअली होता ये है कि व्यूअर्स हम लोग ना सोया सॉस डालते हैं, नमक तो डालते ही हैं, साथ में चिकन पाउडर भी डाल देते हैं और सोया सॉस भी डाल देते हैं। अब व्यूअर्स इन दोनों चीज़ों में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और जिस लेवल का सोडियम सोया सॉस में होता है, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो वो डेंजरस भी होता है। बिल्कुल। सो सोया सॉस और कॉर्नफ्लावर तो वही बात है ना कि व्यूअर्स हमें आदत पड़ गई है थिक से सूप पीने की, ऐसे ही है कि वो जेली टाइप एक फील आनी चाहिए। बट द पॉइंट इज वेजिटेबल सूप्स हो गए, नूडल सूप्स हो गए, इवन आपने चिकन कॉर्न अगर बनाना है या हॉट एंड सार बनाना है तो ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली कि आप उसमें बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल के आप उसको यूज़ करें। बिल्कुल। सो व्हाट टू डू जानी, विंटर्स एक तो में सूप हो गया ना, बिल्कुल। सूप आपने कहा। अच्छा व्यूअर्स, डिनर अगर आपका सूप बन जाए ना हाँ, तो कसमें आपको 1 पाउंड वजन नहीं चढ़ना। ऐसे ही है, मैं यही कहने लगी थी। वो कहते हैं ना आपका कम होगा, ज्यादा नहीं मेरे होगा। दिल की बात की है कि अगर हम विंटर्स में अपने डिनर को कंट्रोल कर लें तो हमारा वेट जो है वो रेगुलेट रहता है और हमारी हेल्थ सर्दियों में कभी भी ख़राब नहीं होती। बेस्ट डिनर्स क्या हो सकते हैं सर्दियों में? फ़िश सबसे इम्पॉर्टेंट। फ़िश को अगर हम अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, आप ये नहीं कह रही मैं 7 डेज़ अ वीक जो है आप फ़िश ही खाएं, नहीं, आप 3 डेज़ फ़िश खा लें, 4 डेज़ सूप पे स्विच कर जाएं। 4 डेज़ आप सूप ले लें, 3 डेज़ अंदर दालों का सूप जो है उस पे चले जाएं, नहीं तो आप वेजिटेबल सूप पे आ जाए। मिक्स एंड मैच जो है ना, ट्राई एंड टेस्टेड। चिकन को भी ऐड करें, मटन को भी करें, लेकिन फ़िश को खाना कैसे है? पूरा साल हम देखते हैं हमारी जो हड्डियों में दर्दें हो रही होती हैं, ओमेगा 3 डेफिशिएंट हो रहा होता है, फ़िश जो है वो उन सबको फुलफिल कर देती है। लेकिन फ़िश खानी कैसे है वो एक सवाल है। फ़िश को आप अगर बेक करके खाएंगे, ग्रिल करके खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी में मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि फ़िश को हम भरे हुए तेल में फ्राई करके खाएं, बेसन लगा के जो आपके मसाले हैं वो लगा के खाएं, तो वो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। यू सी वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स, वो सारी चीज़ों की बात हो रही है जो सर्दियों में खाने को कही जाती हैं, लेकिन उनका खाने का अंदाज होता है। बिल्कुल। अब हम करते क्या हैं, पहले हम सूप पीते हैं, फिर हम फुल होकर डिनर करते हैं और उसके बाद हमारे हलवा जात की जो क्रेविंग्स होती हैं वो बहुत पीक पे चली जाती हैं और हमारा उसको भी खाने का दिल कर रहा होता है। लेकिन मैनेज किस तरह से करें? अगर सुबह नाश्ते से शुरू करते हैं, कोई भी इंसान है हेल्दी नॉर्मल जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो ये डाइट प्लान फॉलो कर सकता है। अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए भी बता देती हूँ, वेट लॉस करना है तो भी उसमें क्या डिफरेंस चेंजेस करें वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैं एक ज़रूर बात करना चाहूँगी किन्नू की। हाँ, देखिए किन्नू माल्टे वगैरह अब ये सीज़न में आ जाते हैं। होता ये है कि हम लोग मंगा के उसको खाने के बजाय, जिस तरह पहले ज़मानों में होता था कि धूप में बैठो, विटामिन डी भी आपको मिलती थी, आप किन्नू खाते थे, विटामिन सी मिलती थी और फाइबर भी मिलता था। बिल्कुल। अब लोग क्या करते हैं कि उसको जूसर में से उसका जूस निकाल के सारा उसका जो फाइबर है वो ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा,
रेस निरा वो जूस रह जाता है, ठीक है, और चीनी। जूस के अंदर फिर लोग चीनी और नमक, भर के। भाई क्या किन्नू का अपना जायका बुरा है? पूरी दुनिया में लोग जो है वो फ्रेश जूस पीते हैं विदाउट एनी एडिशन। एग्जैक्टली हम इतनी चीजें डाल के उस प्योर फ्लेवर को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही है। अगर हम ये देखें, आपने जूस कोई भी पीना है, आगे स्ट्रॉबेरी सीजन में आएगी, हाँ, उसके साथ और भी उसके बुरा साथ जो सलूक ज्यादती होगा। होती है उसको भी जो जूसर में डाल देते हैं। ओ भाई उसके बीज, उसका सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Yes. सो प्योर जूसेस की तरफ मत जाएं व्यूअर्स। आई अंडरस्टैंड कि अगर बच्चे नहीं खा रहे तो चलो पिला दिया, बट डाइजेशन आपकी बेहतर होती है। किन्नू तो खाने में बढ़ जाएगी चीज में, आपने निकाल लिया उसके अंदर से बीज और बच्चों को पकड़ा दिए। अच्छा, अगर बच्चे नहीं भी खा रहे हैं ना, तो उसको बजाय जूसर में बनाने के या तो उसको ब्लेंडर में बना के दें या हाथ से मैश कर लें। अगर हाथ से आप मैश कर लेते हो तो फाइबर कंटेंट उसका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और आप एज इट इज़ वो बच्चे को दे सकते हो। और उस अच्छा, सर्दियों में तो इतने सारे मज़े मज़े के फ्रूट्स आते हैं जो आपकी पानी की जो डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा कर रहे होते हैं। हम अगर अनार की बात कर लेते हैं, सीज़न में है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, हेल्दी है हमारे लिए। साथ आपके ऑरेंजेस आ जाते हैं, विटामिन सी का रिच सोर्स, स्किन के लिए बहुत अच्छा। अब उसमें हम गलती कहाँ करते हैं? ऑरेंजेस अगर खाते भी हैं ना, तो हम उसमें करते ये हैं, किन्नू है, मौसमी है, फ्रूटर है, ग्रेपफ्रूट है, कुछ भी है ना, हम खाते हैं दर्जन दर्जन बैठ के, कम से कम 7, 8, 10 किन्नू इकट्ठे बैठ के खा लेते हैं। गलत प्रैक्टिस है, बहुत गलत प्रैक्टिस है, और साथ नमक लगा के भी खाना है। मैक्सिमम एक नॉर्मल इंसान जो है वो एक टाइम पे 3 से 4, इससे ऊपर नहीं जाना। ये भी मैंने एक्सेस जो आपकी है वो 3 से बताई 4 है, एक्सेस बता रही हूँ। 2 खाएं। 2 खा लें बेस्ट है, लेकिन 3 से 4 मैंने इसलिए कह दिया है क्योंकि फिर आप भी मुझे कहती हैं कि तुम बहुत कम क्वांटिटी जो है ना वो देती हो। नहीं देखें, फल के मामले में तो मैं एक बड़ी क्लियर बात बताऊं। देखें, एक किन्नू खा लिया आपने दिन में, एक सेब खा लिया, एक केला खा लिया, अच्छा, 4 पूरे दिन के हैं, इकट्ठे नहीं है। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना हाँ। कि आपने एक किन्नू खा लिया दिन में, फिर आपने हाँ। एक और किन्नू खा लिया फिर से। हाँ। बात ये होती है कि हमें जब भूख लगती है सर्दियों में तो हमारा इमीडिएटली हाथ जाता है ड्राई फ्रूट की तरफ, बिल्कुल। और मुट्ठी तो भर तो कोई खाता नहीं है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो तो बिल्कुल। कोई भी नहीं करता। दर्द मतलब आधा आधा किलो। किलो खा लेते हैं। हाँ। अच्छा, या फिर यार दिल चाह रहा है कुछ खाने का, समोसे बनवा लो, पकौड़े फ्राई करवा लो, भाई किन्नू एक खा लो, उससे पेट भी भर जाएगा, उसमें आप पानी का भी कंटेंट आप में चला जाएगा, फाइबर भी चला जाएगा। बिल्कुल। एप्पल खाया। देखिए, फ्रूट इस सीजन में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। देखें, स्मॉग भी है, हाँ, जिसकी वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर हो रहा है। आपके गले ख़राब, जो आपके जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, वो अगर आप किन्नू और ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लें ना, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। आपको अपनी और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए किसी इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत है ही नहीं है। सिर्फ आपने ये 2-3 चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन की और आप बिल्कुल ठीक। सर्दियों में एक कहवे का कॉन्सेप्ट जो हम देखते हैं वो बड़ा चल जाता है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बहुत लोग अच्छी फिर बात सिर्फ कावे पी रहे होते हैं और पानी नहीं पीते। है। नहीं, ये ज्यादती है। गुर्दे उड़ जाएंगे आपके। मैक्सिमम दिन में 1 से 2 कप, इससे ऊपर कावा ना पिए। अच्छा, मैं पूरा चाय कॉफी सारा रेगुलेट करके बता देती हूँ। मैक्सिमम दिन में 2 कप चाय, 1 कप कॉफी, 1 कप कावा। अगर नहीं तो 2 कप कावा और 1 कप चाय और 1 कप कॉफी, इससे ज्यादा मत पिए। वरना सर्दियों में हम ये प्रैक्टिस देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं, सुबह चाय, आधे घंटे बाद चाय, फिर कॉफी, फिर चाय, फिर कावा। ऊपर नीचे जब आप करते हो ना, आपके गुर्दे, जिगर सब आप खुद तबाह करते हो। और फिर हम कहते हैं ना सर्दियों में पिंपल्स बड़े निकल रहे हैं, और हम कसूर किसको दे रहे होते हैं? ड्राई फ्रूट को। कसूर ड्राई फ्रूट का नहीं होता, कसूर हमारा अपना होता है। हम पानी नहीं पी रहे होते, हम चाय कॉफ़ी को भी पानी में काउंट कर रहे होते हैं कि चाय अभी तो पी थी, पानी क्या पीना है। भाई, आपको पानी की ज़रूरत है, पानी का काम सिर्फ पानी करेगा। और पानी अगर आप नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी जो है वो आपके एक्स्ट्रा जो है वो नहीं एंटीऑक्सीडेंट्स निकालेगी। सबसे ज़्यादा यूरिन की और गुर्दे की इन्फेक्शंस सर्दियों में होती हैं। यस। क्योंकि लोग पानी बिल्कुल पीना छोड़ देते हैं और जिस्म से पानी भी खारिज हो रहा होता है। क्योंकि होता ही है ना कि आपको किस तरह हो रहा होता है, वॉशरूम तो बंदा जाता ही है, आप गर्म कपड़े पहनते हैं, उनमें भी स्वेटिंग होती है। जब आप अपने आप को ओवरहीट कर देते हैं, फिर आप हीटर के सामने बैठते हैं, उससे आपके जिस्म से नमी वैसे ही कम हो जाती है। इसीलिए तो सर्दियों में स्किन ड्राई, पाँव क्रैक हो रहे होते हैं, क्योंकि पैर हीटरों में घुसाए हुए होते हैं। लेकिन अगर आप पानी पिएंगे तो आपको क्रैक क्रीमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। लिप्स हम देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। आइज़ के साइड पे आपके लाइंस, फाइन लाइंस बहुत कॉमन होना शुरू हो जाती है विंटर्स में। रीज़न सिर्फ यही है, हाइड्रेशन नहीं है।
खाने में हाइड्रेशन और मॉडरेशन अगर हम रखें, दो काम है, सिर्फ ये दो वर्ड अगर हम फॉलो कर लें, हाइड्रेशन और मॉडरेशन, किसी तीसरी चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। आपने अगर किन्नू है, माल्टा है, अपनी डाइट में ऐड ऑन किए हैं तो उनके बेनिफिट्स जो हैं उनका भी फ़ायदा उठाएं। जहां उसने ब्लड प्रेशर को कम करना था, आपने नमक डाल के उसको बैलेंस आउट किया और अपने ब्लड प्रेशर को बल्कि बढ़ा लिया। आपकी पानी की जो हम कह रहे हैं ऐड करना था, आपने सॉल्ट ऊपर डाला, नमक डाला, आपने वाटर को बॉडी में रिटेन कर दिया, यानी बॉडी ने वाटर को होल्ड कर लिया। अब वो पानी बॉडी से निकलने नहीं देगा और आप उल्टा तंग हो गए। अब आपने अंडा लाजमी तौर पे अपनी डाइट में रखना है। अंडे को किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, बॉइल्ड ले सकते हो, 2 अंडे डालें, उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स डालें। भाई पालक होती है, साग हमारे पास आ रहा होता है नाश्ते में, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, पालक के साथ बहुत सारे और वेजिटेबल्स आते हैं, अगर हम उनको इनकॉर्पोरेट करें तो हमारी जो है ना वो ऑलरेडी बैलेंस आउट बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मूली है, गाजर है, मटर है। मटर को हमें बॉईल करके या वो करके खाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल अच्छे तरीके से आप उसको वॉश करें और उसको खाएं, बजाय कि हम इतने मजे के मीठे मीठे होते हैं मटर। अगर आप अच्छे वाले फ्रेश वाले लें तो बिल्कुल फ्रेश जो है भुजे हुए पड़े हुए होते हैं, वो उनका टेस्ट अजीब हो जाता है, वो वाकई थोड़े चेंज हो जाते हैं। आप उसको यूज़ करें। अब एक और जो चीज़ विंटर्स में हम देखते हैं वो बहुत कॉमन होती है, वो ये होता है कि फैटी फूड्स जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी बॉडी को। उस दिन मैं खाने पे गई, निहारी मंगवाई, ओके निहारी के ऊपर देसी घी का तड़का भी डलवाया, साथ में उसमें नली भी डलवाई और उसमें मगज़ भी डलवाया। ये किसी और ने किया। अब मैं देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि नली भी हाई इन फैट है, एग्जैक्टली, आपका मगज़ भी प्योर फैट है ऑलमोस्ट, बिल्कुल। उसके अंदर आपने देसी घी का तड़का भी डाल दिया, तो अब मतलब पूरा हार्ट अटैक का आपने सामान तो जमा करके रख दिया अपने सामने। उसके साथ एक और चीज़ हम करते हैं, ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसका भी यूजेज हम करते हैं। तो जो हमारी बॉडी में वो फैट गया, ठंडी जो भी हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी उसने जाते ही उसको वहीं पे ही फ्रीज कर दिया। हमारी जो अच्छा आपने देखा होगा विंटर्स में हार्ट अटैक की रेशो ज़्यादा होती है, ज़ाहिर, क्योंकि लोग इतना हैवी खाना खाते हैं और नमक भी इतना ले रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर का इशू तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है या दूसरे एंड पे वो हो जाता है। बॉडी में आपकी जो वेन्स होती हैं उनमें फैट कंटेंट जमना ज़्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि देखें ना ऑलरेडी आपकी कंस्ट्रिक्ट हुई है सर्दी की वजह से, ऊपर से आपने उसमें चीज़ें भी जमा दी तो फिर यही होगा। फिर आपके जो अच्छा अब क्या चीज़ें वो खोल सकती हैं, आपके वेजिटेबल्स, आपके नट्स और आपके जो ये विटामिन सी के हमने फ्रूट्स डिस्कस किए हैं, अगर आप उनको इंट्रोड्यूस कराते हो बॉडी में तो आपकी वेन्स जो है वो खुलती हैं, जितना फैट अंदर डला हुआ होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गर्म पानी का यूजेज जो है उसको भी हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए विंटर्स में। अगर अच्छा एक्सेसिव यूरिनेशन का प्रॉब्लम आप फील करते हैं सर्दियों में, अगर हम पानी नीम गर्म थोड़ा सा गर्म की तरफ जाएंगे तो वो एक्सेसिव यूरिनेशन नहीं आप फेस करोगे। इसके अलावा अगर कोई इंसान है जिसको लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूरिनेशन होती है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद तिल जो हमारे पास आते हैं, तिलों को ग्राइंड करके अगर तो आप उसकी वो पेस्ट टाइप बना के जैसे हम वो उसमें हमस में और उसमें लेते हैं वो चीज़ भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप तिल को डायरेक्टली जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, अपने सालन के ऊपर स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें और उसको कंज्यूम करें। बेस्ट है आपकी यूरिनेशन को कंट्रोल करने के लिए और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो कमज़ोरियाँ आ रही होती हैं उसको ठीक करने में बेहतरीन है। भाई सबसे बड़ा स्यापा तो ये है कि शादियाँ हो रही हैं आजकल बहुत, सो लोग क्या करते हैं कि खाना खा लेते हैं जाने से पहले शादी पे और फिर वहाँ पे जाके भी खाना खाते हैं। बिल्कुल भाई देखिए ये अब हमारे ऊपर है ना, आपने जाना है शादी पे, आपको भूख लग रही है, आपने किन्नू खा लिया, हाँ, या 2 किन्नू खा लिए, कि आपने किन्नू खा लिया, केला खा लिया, कुछ मतलब आपने फ्रूट खा लिया और आप चले गए, आपका टाइम भी गुजर जाएगा 1 डेढ़ 2 घंटे। उसके बाद जब खाना सर्व होगा तो खाना खाए मुनासिब एक इंसानों के, एक तो जाके एक ढेरी बनी होती है प्लेट के ऊपर खाने की। भाई नहीं देखो बात ये कि ज़ैनब खाना ये आपने ज़िंदगी में अल्लाह ना करे लेकिन ये आपका आखिरी खाना तो नहीं है ना। एग्जैक्टली हर मील को अगर आप ऐसे खाएं कि यार मैं और खा लूंगी अगर मेरा दिल चाहिए मैं और कर लूं, शादी किसी की है पर पेट तो अपना है ना, पेट तो अपना ही है। सो ये भी एक बहुत ज्यादती हम करते हैं कि हर रोज सर्दियों में डबल डिनर हो रहा होता है। दैट इज ट्रू। और फिर सुबह जब उठते हैं तो बहुत भूख लगी हुई होती है क्योंकि आपने इतना ज्यादा वो अपने पेट को एक्टिव कर दिया होता है कि सुबह जब आप उठते हैं तो पागलों वाली भूख लगती है, फिर सुबह भी आप हैवी खा लेते हैं। और देखो सुबह पराठे खाएंगे, दोपहर को भी खाना खाना है, फिर रात को 2 डिनर खाएंगे, तो फिर
वजन भी बढ़ेगा, सेहत भी खराब होगी। सर्दियों में वजन बढ़ने का इसलिए भी पता और नहीं बाय द वे चलता, सिर्फ वेट बढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सेहत खराब हो सेहत खराब होती है। वेट तो चले, कुछ लोग चाहते हैं कि उनका वेट इंक्रीज हो, लेकिन हेल्दी अंदाज में वेट इंक्रीज करें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब साग पराठा जो है ना, वो बड़ी एक कॉमन हमारे विंटर्स में चलती है। साग पराठा, मकई की रोटी, मकई की सरसों का रोटी। साग। हाँ। अगर आपने ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी है तो फिर कम से कम उसको या तो 2 मील की जगह वो 1 मील खाएं, या उसकी क्वांटिटी को कम रखें। बिल्कुल सही क्योंकि है। हम लोगों ने पराठे के अंदर भी स्टफिंग की, पराठे के ऊपर भी स्टफिंग की, देसी घी या मक्खन की, साग के ऊपर पहले ऑलरेडी तड़का लगा हुआ था, जब हम उसको खाने लगे हैं उस टाइम भी तड़का मक्खन लगाते हैं लगाकर ऊपर। उसको मक्खन लगाकर खाएंगे तो वो इतने ज़्यादा हाई इन फैट हो जाएगा कि आपको बीमारी को आप खुद कह रहे हो कि प्लीज़ मेरे पास आ Invite जाइए। कर रहे आप इनवाइट कर रहे हैं उसको, तो उससे बेहतर है आप या तो उसको 2 मील देखिए ना, सरसों का साग और मकई की रोटी आप कर सकते हैं ना। मकई की रोटी फिर भी हेल्दियर साइड पे चली जाती है। Exactly. एंड देन जहाँ तक आपका साग है, उसमें आप ना डालें ऊपर से बटर, और अगर ऊपर से बटर डालना है तो आप जनरली उसको कुक कर लें और बाद में थोड़ा सा आपने ऊपर मक्खन डाल दिया। व्यूअर्स, जहाँ पे हम कहते हैं कि मक्खन और देसी घी वगैरह, देसी मक्खन देसी घी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट है बिल्कुल जो आपने डालना है। अगर आप आधा आधा कप देसी घी दिन का कंज्यूम कर रहे होंगे तो आपका तो सिस्टम उड़ जाएगा। ऐसे ही। फिर उसके बाद मूली के पराठे, आलू के पराठे, और ये हमारा सारा कुछ रुकवाएगी व्यूअर्स। नहीं रुकवा नहीं रही, बस बता रही हूँ कि ऐसे खा लें। अच्छा, बजाय के पराठे की जो एक वो स्टफिंग और वो क्वांटिटी यहाँ जा रही है पराठे की, मैंने लिटरली देखा एक पराठा और कोई खा रहा था उसको बैठ के, और आई वाज शॉक्ड कि इतना बड़ा पराठा और इतना ऑयली पराठा कैसे खा सकते हो। पराठे क्यों, अगर आप अपने हैंड के साइज का बनवाओ और आप वो पूरा भी खाओ, उसको इंजॉय करो अच्छी भाई तरह। इतने साइज का आपने अगर पराठा बनवा लिया, हाँ। उसके अंदर आपने स्टफिंग की, उसको अब ये नहीं इसका मतलब कि इतना मोटा पराठा हाँ, बना नहीं, दें। नहीं, नहीं। आपने एक मुनासिब, उसके अंदर आपने स्टफिंग की। और बाय द वे, आलू के पराठे और मूली के पराठे का इशू सिर्फ ये है कि आप प्योर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, Yes. यानी कि आपको भूख काफी जल्दी फिर लगेगी। अब वही पराठा अगर आप कीमे की स्टफिंग के साथ बनाएंगे तो आपका पेट भरा भी रहेगा प्रोटीन आ जाएगा उसमें। या आप उसको पहले, अच्छा इसको हम इस और तरह इसको से जरूर रायते के साथ खाया करें। हाँ। और थोड़ा सा कोई ना कोई सैलेड जरूर लिया करें। ताकि हजम भी हो और साथ प्रोटीन भी जाए। अच्छा, इसमें आपने ये देखा होगा कि आम का अचार जो है, ये सर्दियों में अचार बड़े कॉमन होने शुरू हो जाते हैं। घर के अचार की मैं बात कर रही हूँ, जो रेडीमेड्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर बिल्कुल रही। नहीं, हाँ। अचार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए, हाजमा बेहतर कर डाइजेशन बहुत अमेजिंग। उसके अलावा अगर हम आम के अचार की बात कर रहे हैं तो वो आपको जो किडनी स्टोन्स है ना, वो उनसे भी बचा रहा होता है। उससे भी बचाते हैं। तो आपकी जो एक वो प्रॉपर डाइट है ना, उसको हम बड़ा बेनिफिट कर सकते हैं। और सर्दियां तो एक खाना पीना इंजॉय करने की चीज़ है, तो खूब खाएं। नहीं, खुद ही कह के ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और कह रही है खूब खाएं। जो जो एक करना पासी है, की हो जाओ ज़ैनब, फाइनल बात करो। जो करना है हाँ। वो खूब खाएं, थोड़ा खाएं, मॉडरेशन में खाएं और खुश रहें। थैंक यू सो मच ज़ैनब। Thank देयर you. यू गो व्यूअर्स, हम आपको ये नहीं कह रहे कि खाएं ना, खाएं, तरीके से खाएं, मॉडिफिकेशन से खाएं, और ये याद रख के खाएं कि अपना ही पेट है। मतलब एहतियात से बढ़े। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो बात करेंगे कि मौसम के हमारे नफ्सियात पे क्या असरात होते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था, हम बात करेंगे मौसम के हमारी जहन के ऊपर, हमारे टेम्परामेंट के ऊपर, हमारी नफ्सियात पे क्या असरात होते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्मॉग जो पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज भट्टी। आप कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, एक्स चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, देन कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट एट मेयो हॉस्पिटल रह चुके हैं, एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एट अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, एंड देन एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे एक बात जो बचपन में भी बड़ा कंफ्यूज करती थी, बचपन से मुराद ये कि जब मैं टीन्स में थी और मैं यूनिवर्सिटी गई कनाडा, जी जी जी।
तो बहुत सी ना कैंप्स लगती थी वहाँ पे ठीक कि है। इफ़ यू आर डिप्रेस्ड और अगर आपको कोई मसला है तो आप इस वाली जगह को, इस नंबर को कॉल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ही ना उन्होंने लगाए हुए थे इस टाइप की वो, और एक प्रॉपर जगह थी जहाँ पे आप जाके अपने मामला डिस्कस कर सकते थे। एक तो होता है ना कि हर यूनिवर्सिटी का अपने माहिर सही। नफ्सियात होते हैं, आप उनके पास अपने मसाइल सही डिस्कस है, करते सही हैं। एक सपोर्ट ग्रुप्स जैसे थे। जी जी जी। तो मैंने पूछा कि भी क्या मसला है, उन्होंने कहा जुगन यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ती है, इतनी बर्फ पड़ती है कि लोगों को बड़ी डिप्रेशन हो जाती है। ठीक। मैं कहा बर्फ का डिप्रेशन से क्या ताल्लुक है, बर्फ तो इतनी अच्छा। प्यारी लगती है। तो सर ठीक। क्या मौसम के एक्चुअली असरात होते हैं इंसान की नफ्सियात और जहन पे? न सिर्फ इंसान पे बल्कि हर चरिंद परिंद और पूरी कायनात पे इसके असरात हैं। आप जैसे सोचें कि 14वीं का जब चांद होता है तो न सिर्फ इंसान बाज़-औक़ात उनकी ज़हनी कैफियत हैजान में बदलती है, बहुत सारे और मामलात भी, जैसे समंदर भी उसकी मौजों का जो है उभरना और बहुत हद तक उभरना, वो मौसम और उस चाँद की उसी रफ्तार के साथ चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि बाज़-औक़ात हमारे लोगों में आता है एक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं सैड, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, कि बदलते मौसम के साथ उनकी तबीयत में बाइपोलर लोगों के साथ भी ये जी होता है। उनमें भी है, और वैसे अदरवाइज भी जो यूनिपोलर हैं उनमें भी, कि मौसम के बदलने पे, ख़ास तौर पे ख़ज़ां का मौसम और ख़ास तौर पे ये जो सर्दी का मौसम है। अच्छा, आपने जिक्र किया कनाडा का, तो उसमें भी ये था कि जब मौसम इस सर हद तक सुसाइड रेट इतने जी हाई हो शिद्दत जाते थे इख्तियार यंग कर स्टूडेंट्स जाता के है अंदर। तो इंसानों की मोबिलिटी कम हो जाती है, उस वक्त उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो इंसान जब भी किसी रेस्ट्रिक्टेड माहौल में आता है, बेशक वो हवा और फ़ज़ा की वजह से हो, तो फिर उसके अपने अंदर भी वो घुटन का सा एहसास पैदा होता है। और जो लोग पहले से डिप्रेशन के लिए प्रोन होते हैं उनमें फिर ये एलिमेंट और ज़्यादा आ जाता है और उनके ऊपर उसके असरात भी उतने ही ज़्यादा। इसलिए आप बजा फरमा रही हैं कि उस मौसम में ख़ुदकुशी भी जो उसकी तादाद है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए कनाडा में भी उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स में बाद में उन्होंने सोचा और ये किया कि उनको वेल लिट किया, लाइट बहुत ज़्यादा कर दी कि डे टाइम आप कम से कम उनके अंदर जाते और आप हैं। देखें कि मॉल्स और जी, जी। ऐसी बहुत सी जगहें जो है उनकी अंडरग्राउंड एक्सेस दी कि जी। लोग बाहर निकलें और उसको भी रोशन और किया। उसको रोशन किया और जी, उसके जी। अंदर प्रॉपर जो है Exactly। हीटिंग और कूलिंग का सिस्टम लगाया ताकि लोग तो जो हैं डिप्रेशन का एक इलाज लाइट थेरेपी है बाय द वे। अब सूरज जो है ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग है। Vitamin आप D। सुबह उठते हैं और आप खोलते हैं अपना पर्दा खिड़की का और आपको अगर ब्राइट सूरज नज़र आता है तो आपका जी खुश हो जाता है। लेकिन अगर वही मतला अबर आलूद होता है या किसी वजह से वो हर वक्त, जैसे यूरोप में होता है कि हर वक्त जो है मौसम वो अब देखिए ढका ना, छुपा, लंदन में हर वकत बारिश होती जी, जी। है तो और उससे- वो इतना ड्रेरी मौसम होता है कि एक और दो ख़ास दिन तौर के पे बाद घबराहट सर्दियों होनी में शुरू हो जाती सर्दियों में पता ही नहीं चलता कि सूरज कब तुलू हुआ और कब गुरूब हुआ, और वो आप एक अंधेरे या रात ही किसी कैफियत में चले जाते हैं जिसकी वजह से इंसानी मिजाज के ऊपर इसके असरात इस शिद्दत के साथ आते हैं। क्योंकि सर अभी हम ब्रेक से पहले ना ज़ैनब गोंदल से यही डिस्कस कर रहे थे एक न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हम लोग बात करते हैं वेट लॉस की डाइट की, वेट गेन की डाइट जी, की, जी। लेकिन हम कभी इस पे नहीं बात करते कि भाई सर्दियों की क्या हमारी खुराक होनी चाहिए। तो क्या खुराक के भी असरात होते हैं हमारे दिमाग पे? नेचुरल है कि आप सर, देखिए जो ना- चीज़ खाते हैं, जो चीज़ पीते हैं और जिस क्वालिटी की आपकी खुराक है उसके असरात आपके जिस्म पे भी और आपके दिमाग पे भी उसके असरात हैं। अगर आपके न्यूट्रिशन जो हैं इंग्रेडिएंट्स इस तरह से पूरे हैं, अब जैसे देखा ना हमारे कितने परसेंट, कोई 30-40% बच्चे जो हैं स्टंटेड रह जाते हैं, कद नहीं उनकी उगता। ग्रोथ कद नहीं उनका वो उभरता, वो स्टेज पे नहीं पहुंचते जो उनका नेचुरल पोटेंशियल था, और बदकिस्मती से वो उससे बहुत नीचे रह जाते हैं। अगर हम देखें अपनी कौम को आजकल के ज़माने में तो हमें लगता है कि यार हम पस्ते और बोने से रहते जा रहे हैं। और इवन मैंने चाइना में नोट किया कि जहाँ एक ज़माने में मशहूर था कि जी की खुराक की कमी थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और हाइट उन लोगों और की हाइट उन generally लोगों की कम कम होती थी। थी। जी जी। अब तो 6-6 तो साढ़े अब 6 फुट वो के बैठ के आप देखें बीजिंग बास्केटबॉल में, खेलते जी जी हैं, एग्जैक्टली, हाँ। तो वो इतने लंबे लंबे लोग इसलिए कि उनकी वो डाइट का एलिमेंट जो था वो बहुत बेहतर हो गया। बिल्कुल जी। अच्छा, अब ये बताइए सर मुझे कि जब हम बात करते हैं सीजन्स की, राइट, हाँ। तो पाकिस्तान में सर्दियों में, क्योंकि देखिए वेस्ट की हम जो मर्जी बात करें जी, हमें जी, जी। अप्लाई नहीं करती ना। मेरा अब पॉइंट पाकिस्तान में आप एज अ प्रोफेशनल, एज अ साइकाइट्रिस्ट एंड देन ऑफ कोर्स एज अ प्रोफेसर, वो क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर्दियों में क्या मसले आते हैं ज़्यादा, ताकि हमारी जो कौम है वो पहले से काउंटर करे। क्योंकि देखिए अभी तो वी आर इन नवंबर, जी, जी। इवेंचुअली देन दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल ये एक फर्क किस्म की सिचुएशन हो जाती जी, है। जी, जी। और आपको पता है दिन भी इतने छोटे होते हैं, 4 साढ़े 4 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है।
तो जरा इस पे Exactly. भी गाइड करें। कि भाई दिन पंजाब छोटे- साइड पे, जी कराची जी में तो दिन फिर भी छोटे हो better। जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं और दिन की रोशनी की मिकदार भी कम हो जाती है, सूरज की वो तमाज़त या वो हीट उस तरह की नहीं रह पाती, और हमारा एक्सपोजर डे टाइम जो था सूरज को वो भी कम होने की वजह से इवन हमारे जिस्म में अंदर जो विटामिन डी की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। और ओवरऑल हमारी, इसलिए आप देखें कि सर्दियों में ही नज़ला और ज़ुकाम, खांसी, इस तरह के जो लवाजमात ये ज़्यादा आते हैं, इसलिए कि इंसानी जिस्मों के अंदर मुदाफ़ियत कम होना शुरू हो जाती है इस मौसम की वजह से। गर्मी में जहाँ हीट है वहाँ और बहुत सारे मामलात होंगे, लेकिन कम से कम ये बहुत सारे मामला दब जाते हैं। तो गर्मियों में ये इस तरह की बीमारियां कम होती हैं, लेकिन सर्दियों में ये ज़्यादा सर उठाती हैं, वो इसी वजह से उठाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि जितना आपकी इंडोर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, गर्मी में दिन लंबे होते हैं, आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती सर हैं। लेकिन लोग बहुत ज्यादा, इतनी सर्दी होती भी नहीं है मगर बिस्तरे से नहीं निकलते। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? हाँ, ये क्या प्रॉब्लम है? पीपल डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड इन द विंटर। मैं कहती हूँ कि यार मौसम इतना अच्छा है, बाहर निकलो, ये करें। 90% लोग कहते हैं यार नहीं, आ जाओ घर बैठ देखें जाएंगे जी, कंबल में घुस के। इंसानी तबीयत है कि जब उसको एक कंफर्ट का एहसास होता है ना, तो सर जब गर्मियों उन्हें में ये भी लगता कंफर्ट हो नहीं, सकता है। गर्मी में तो ज़ाहिर है गर्मी उन्हें सताती भी है और वो बेड़ा गर्क बाहर हुआ निकलने पे मजबूर होते हैं बाज़ का। लेकिन सर्दी में जैसे ही उनको ये मौका मिलता है रज़ाई में गर्म होने का, तो फिर उन्हें वो अच्छा लगता है और उस चीज़ को वो एंजॉय करना चाहते हैं कि जी ठीक है, जो हमें कंफर्ट मिला है इसको हम जाने ना दें, इसको और प्रोलॉन्ग करें, लंबा करें। तो इसलिए सर्दियों में ये एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है कि लोग बिस्तर में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो सर ये तो हो गई कुछ जो नॉर्मल जी, नेचुरल जी, चीज़ है। अब मैं बात करना चाहूँगी एक अननेचुरल चीज़ के जी, बारे जी, में। बिल्कुल। हमने शोज़ किए कि स्मॉग के, हमने पल्मोनोलॉजिस्ट को बुलाया, डॉक्टर इरफान को, उनसे भी डिस्कस किया कि जी, भाई जी, सांस के क्या मसाइल होते हैं स्मॉग की वजह से। उन्होंने एक बात की जिसकी वजह से मुझे खदशा हुआ कि आपसे एक दफ़ा ये डिस्कशन हमें करनी ज़रूर ठीक चाहिए ठीक होना। ठीक। स्मॉग के हमारे दिमाग पे क्या असरात होते हैं? क्योंकि सेहत पे तो हो रहे हैं, जी, वो जी। तो हर जगह नजर आ रहा है, हर बंदा कह रहा है अस्पताल ठीक। बड़े हुए हैं इस वक्त। ठीक। छोटे छोटे बच्चे जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको डेली अस्पताल जाके नेबुलाइज करना पड़ता है। बहुत से लोग वेंट पे डले हुए हैं आजकल। जी, या आंखों में सोजिश है या अब देखते 100 हैं कि प्रॉब्लम्स चल उनको रहे हैं। खांसी का तो या क्या इस मतलब स्मॉग के हमारे जहन अच्छा पे नेचुरल है। देखें जी, इंसानी ज़िंदगी जो है वो 3 चीज़ों पे मुहित है। एक, हमें खाना मिलना चाहिए, अच्छा सिंपल हो लेकिन हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो। दूसरा, हमें पीने का साफ़ पानी मिले। और तीसरा, हमें सांस लेने के लिए साफ़ हवा और फ़ज़ा हो, ताकि हमारी जो ऑक्सीजन है दिन भर की वो और रात को भी वो पूरी हो। अब देखें, पानी और खाने के बगैर तो फिर इंसान कुछ लंबा अरसा गुजार सकता है उसके बगैर, लेकिन हवा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ऑक्सीजन जिससे मिलनी है हमें, उसमें चंद मिनट से ज़्यादा आप नहीं रह सकते उसके बगैर। इसका मतलब कि सबसे इसेंशियल जो एलिमेंट है वो साफ़ हवा और फ़ज़ा है। इसलिए देखें ना, बाहर की दुनिया में भी आलूदगी और हवाई आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस भी हुए और प्रिकॉशंस भी ली और उन स्टेप्स भी उठाए सर और देखिए, लिए। जो साहिब हैसियत है वो ना, जी, जो अफोर्ड नहीं करते वो तो कोई भी स्टेप्स नहीं ले सकते। नहीं। आप देखें कि आजकल कितना महंगा हो गया है एयर प्यूरिफायर। वही एयर प्यूरिफायर जो आपको 4-5 हज़ार के मिलते थे, अब 25-25 हज़ार के उससे मार्केट में कहीं मिलते ज़्यादा ज़रूरत है जी चंद सादा स्टेप्स की। जैसे आप देखें कि हमारे लाहौर में ट्रालीज़ चलती हैं जो कि अब थोड़ा सा उन्होंने कवर करना शुरू किया, वगरना रेत और मट्टी लदी हुई है और वो आधी से ज़्यादा रास्ते में फेंकते चले जाते हैं। वही मट्टी जो है गाड़ियों के टायरों के नीचे आके हवा और फ़ज़ा में शामिल होती है और यही तो स्मॉग है। अच्छा, आप देखें कि जो चिंगजी और दूसरे जो रिक्शा थे, बाज़ ये था कि उनकी जो Fumes पेट्रोल फ्यूल, जी, देखिए जो उनका धुआं भी था, फ्यूल, मोटरसाइकिलें देखें। अच्छा मोटरसाइकिल, उन्होंने ना सिर्फ उसके सिलेंसर निकाले हैं बल्कि उसके अंदर वो मिकदार जो मिलाते हैं, मतलब पेट्रोल में मिक्स करते हैं मोबाइल, वो इतनी मिकदार में ज़्यादा कर देते हैं कि इतना ज़्यादा धुआं होता है बखुदा बाज़ उसके पीछे इंसान रुक जाता है कि यार सांस नहीं आ रही, सांस लेना दुश्वार होता है। अब देखिए कभी ना, मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट कि तो इनको, steps ले रही है, लेकिन जी, मैं अवाम कहता भी हूँ तो कि जिम्मेदारी इन्हें ले ना। रोक के ये समझाऊं कि 2 सेकंड इसके पीछे खड़े होकर तुम सांस लेके देखो कि क्या तुम सांस ले सकते हो। इस ज़्यादा ये है जो हमारे लिए ज़्यादा बदनसीबी की बात है कि इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो सर क्या कि इन हमारी, चीज़ों से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है? क्योंकि फेवरेट आजकल हर बंदे की टर्म है स्ट्रेस और एंजाइटी। हाँ देखें जी, बात यह है कि जब आपको हवा और फ़ज़ा में कसाफत मिलेगी, और ये हर वक्त का आपका खेल है क्योंकि ये कोई 1-2 मिनट की तो बात है नहीं, दिन और रात आप उसी हवा और फ़ज़ा में हैं, तो वो जितनी वो कसीफ होगी, वो भारी होगी, उसमें जितनी आलूदगी होगी, उसके असरात सबसे ज़्यादा आपके इंसानी दिमाग के ऊपर होंगे और सबसे ज़्यादा आपके मिजाज के ऊपर,
आपकी सोच, और जो आपकी जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जो आपने बात की, जो लोग पहले से प्रोन होते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के, ये एक तरह का उनके लिए स्ट्रेसर्स होता है, ट्रिगर होता है। ये जब ट्रिगर आता है तो उन बहुत सारे लोगों में ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं, बेख्वाबी, नींद ना आना, जिस्म में दिन भर में फील करना कि जैसे ताकत या एनर्जी नहीं है, भारीपन है, और तबीयत में ये जो है ना हर वक्त बेचैनी और इस तरह आप का आ जाना। क्योंकि डॉक्टर साहब अब तो मुझे जो चीज़ बड़ी अजीब लगती है वो ये है कि जब आप चेकअप के लिए जाते हैं जी, डॉक्टर जी। के पास, तो वो आपको नॉर्मल जो दवाइयाँ हैं आपकी उस कंडीशन की तो देते हैं, साथ में सोने की या मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ भी दे देते हैं। अच्छा, कुछ कोशिश इसके तो बारे में मुझे वैसे बताएंगे कि ये कोशिश तो क्या हमें है? करनी चाहिए कि हमें इस तरह का जो एंग्जियोलिटिक्स हैं जो कि मस्कन आवर सर या डॉक्टर स्टोन खुद आवर, लिख देता है, जिसको नहीं जी, पता वो तो ले लेता है और फिर हाँ। कहता है कि जी सुबह उठा ही नहीं जाता। मुझे किस तरह पता चला? मेरी नहीं, अब ये एक बच्ची हम- घर में काम करती जी, है, वो जी। लेके आई नुस्खा मेरे पास। मैंने कहा जरा बेटा अपना नुस्खा ला कर, एंटीबायोटिक की समझ आई, बाकी चीज़ों की समझ आई, खांसी के सिरप। अच्छा, नीचे 2 ऐसी दवाइयों के नाम लिखे हुए थे ठीक। जो मुझे पता है कि ये सोने के लिए कोई या तो ली जाती है या अपने आप को रिलैक्स, और 2 दवाइयाँ। तो नो वंडर उस बच्ची से दिन में काम ही नहीं, वो कहती थी आप ही मेरी आंखें नहीं खुल रही। ये वजह है अगर आप ओवर सेडेट कर देते हैं पेशेंट को दवाई के ज़रिए, लेकिन या एंटी एलर्जी जो आप दवाई देते हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सेडेशन है, तो मुआलिज को ये सोचना चाहिए। अब ये हमारे बाकायदा मेडिकल निसाब ये तो में शामिल है। साइकाइट्रिस्ट को देनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं दे सकता। ये इवन जनरल जो फिजिशियंस हैं हमारे, क्योंकि अक्सर तो हम मरीज़ उन्हीं के पास जाते हैं, तो हम उनकी कोचिंग और ट्रेनिंग में भी इस चीज़ को ख़ास तौर पे शामिल करते हैं कि वो एक तो ऐसी अद्वियात ना दें जिससे मरीज़ का वज़न बढ़े, और ऐसी अद्वियात ना दें जिससे उनको डे टाइम ओवर सेडेशन हो, क्योंकि उन्होंने दिन में एक्टिव लाइफ गुजारनी है, और अपनी जो डोसेज है या मेडिसिन की जो मिकदार है उसको इस तरह से टाइट्रेट करें भाई वजन के कि- हिसाब से जी, करें ना, जी, लोग हमेशा कि दिन के मेडिसिन वक्त हाँ। वो बंदा एक्टिव रह सके। वरना आप बजा फरमा रही हैं कि इस तरह की अद्वियात के मिलने से ये असरात इस तरह आएंगे कि दिन की आपकी कारकर्दगी पे असर उसका लाजमी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दवाई देना ही पड़ती है मजबूरन, तो फिर उसमें ये हो सकता है कि हमारे पास अब बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं कि जो पुरानी हमारी एंग्जियोलिटिक्स है उसकी जगह ऐसी अद्वियात आ गई हैं जो आपको नींद बेहतर करती हैं, लेकिन उनमें उस तरह की सेडेशन नहीं है और डे टाइम का हैंगओवर नहीं है। तो डॉक्टर्स को थोड़ा लेकिन सेंसिबल होते हुए, देखिए जो आपका काम है आपको करना जी, जी। चाहिए, जो जीपी का काम है वो जीपी का काम है। करना अगर तो उसको यही लग रहा है कि चाहिए। भाई इस बंदे को माहिर नफ्सियात के पास जाने की जरूरत है, तो भेजना माहिर चाहिए। नफ्सियात के पास क्यों नहीं भेज रहे? बस देखिए ये आजकल तो बदनसीबी- डॉक्टर साहब साइकोलॉजिस्ट भी, और मेरे ये बड़ा गिला है आप लोगों के इस प्रोफेशन से कि सर देखिए साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता जी करना ही नहीं हर चाहिए, मगर दूसरा वो- साइकोलॉजिस्ट जो है वो यही काम कर रहा है। देखिए साइकाइट्रिस्ट कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। वो तो डॉक्टर नहीं है ना, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, दे आर नॉट सपोज टू प्रिस्क्राइब। बदनसीबी से हर बंदा अच्छा सर, कंक्लूजन में जी जी हमें बता दें कि सर्दियों का, जैसे कि मैंने अभी जैनब से पूछा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी न्यूट्रिशन एंड डाइट के जी। पॉइंट, सर्दियों में हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? कि देखिए स्मॉग कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा है, कुछ में कम है, लेकिन जनरली पाकिस्तान की एयर क्वालिटी बहुत बुरी है। साउथ एशिया इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जी जी तो एक तो ये मसला है, ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सर्दियाँ हम सुकून से कैसे गुजार सकते हैं कि हम भरपूर अंदाज में इस सीज़न को इंजॉय भी करें और हेल्दी भी रहें अच्छा ज़हनी जी, तौर पे? उसमें मैं ये समझता हूँ कि 2-3 बातें करनी चाहिए। एक तो हमें अपनी ग़िज़ा पे थोड़ा सा उस पर गौर करना चाहिए, और अपनी रोज़मर्रा की जो मामूलात हैं उसमें लिक्विड जो हैं, हॉट लिक्विड्स या वार्म लिक्विड्स, जैसे चाय है, ग्रीन टी है, पानी पानी सबसे अच्छा, पहले। लेकिन पानी बेशक उबला हुआ पी लें आप दिन में 2-4 मरतबे, बजाय ठंडा पानी पीने के। उबला हुआ पानी आपकी सेहत के लिए सर्दियों Warm में water। ख़ास तौर पे वार्म, वो आपके लिए बेहतर होगा। और बेशक सुबह सवेरे आप उठ के वार्म वाटर लेते हैं अगर आप, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत डाइजेशन मुफीद भी है। आपकी बड़ी जी, अच्छी करते थे। वो उस सेंस में बेहतर हो। दूसरा, डाइट में हमें सर्दियों में गाजर मिलती है, एक ऐसा कुदरती एलिमेंट है जो कि सस्ता भी है और हर एक की दस्तरस में हो सकता है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसमें विटामिन ए और डी है, और ये दोनों विटामिन हमारी जिस्मानी जो NC, जी कैरेट है, कम, बीटा लेकिन कैरेट ए और डी खास तौर पे उसमें। तो बाकी तो जो एलिमेंट सिट्रस है उसमें अगर आप लेते हैं तो विटामिन सी की भी कमी पूरी हो वो सकती तो है। हमने खैर बात कर ली ना जी जी, न्यूट्रिशन की। हाँ। तो वो हो गया, उससे भी ये फ़र्क पड़े। तीसरा, अपनी नींद जो है वो 7-8 घंटे ज़रूर लें। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि हमें बाकायदा हल्की फुल्की वर्जिश लाजिम करनी चाहिए। ये या तो सैर सीजन करनी है चाहिए। भाई एक्सरसाइज जी, जी, करने का। तो ये मौसम भी है और ये फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो लाजिम है। और चौथी बात ये है कि इंसान अपने आप को थोड़ा सादगी की तरफ लाए
अपनी ज़िंदगी में भी और अपने मामूलात में भी जितना आपकी सादा लाइफस्टाइल होगा उतना ही बेहतर रहेंगे। जितना आप ज़माने के माशरे की दौड़ के पीछे लगेंगे तो फिर आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल से लामहौले बढ़ेगा और आप और से मसाइल का भी शिकार हो सकते हैं। जी होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर Welcome. साहब, प्लेजर Welcome. स्पीकिंग टू। इंशाल्लाह हम आपको Thank you. गाय बगाए तंग करते इंशाल्लाह, रहेंगे वेरियस इंशाल्लाह। टॉपिक्स पे, लेकिन इस वक्त व्यूअर्स हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ मस्ती और कुछ अम्यूजमेंट ब्रेक के बाद। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे भी बहुत थैंक यू। अब पूछेगा खड़े होकर तालियां क्यों बजाई है मैंने अपने क्यों बच्चे के बजाई? लिए? क्योंकि ये हम तीनों का फेवरेट सॉन्ग है बहुत अच्छी बात और है। इतनी खूबसूरत फ्यूजन के अंदाज में जैन जमशेद ने So पेश nice. किया, ब्यूटीफुल। Thank और you so very आपने much. Thank क्या बीट के साथ यूं मेरी वाह उधर से नहीं, मेरी इधर से आ रही थी। इधर वाह। वो उधर ही तो देखो ना, हम दोनों लगे हैं और मुझे बार बार गाते हुए साथ साथ कह रहे इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा भाई, फेवरेट सॉन्ग का नाम भी तो बताया आपको। ऑब्वियसली आप सब पहचानते होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल, बहुत ही टैलेंटेड यूट्यूबर हैं, शेफ हैं, ट्रेनर हैं, मॉडल हैं और ऑफ कोर्स रिनाउंड टिकटॉकर है वर्दा मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और वर्दा को बुलाने का एक डबल रीज़न है। जिस दुनिया में टिकटॉकर्स के बारे में बड़ी नेगेटिव बातें होती हैं, उस दुनिया में ये बच्ची बड़ा डिसेंट और बड़ा सिविलाइज्ड काम कर रही है और अपनी फैमिली वैल्यूज़ को साथ लेके चल रही है। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, हम सब टिकटॉकर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हर बंदा अपने अपने अंदाज में रोजी रोटी कमा रहा है, हमें किसी से कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छा डिसेंट सिविलाइज काम कर रहे होते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम उनसे भी आपकी मुलाकात करें। देखिए, वो अब आपकी चॉइस है, आप किसको फॉलो करते हैं और किसको देखते नहीं हैं, करते, राइट? एग्जैक्टली। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना, मुझे पता है कि बेचारी वर्दा को भी कहते हैं कि यार ये क्या टिकटॉक पे चल रहा होता है, बहुत तो भाई कुछ ना कहते देखो। हैं। बहुत कुछ कहते हैं, बहुत हाँ, बैड देखती कमेंट्स हूँ भी यहाँ। होते भाई आप ब्लॉक आप उसको वो कर देना, अनफॉलो कर दें। Unfollow कर दें, फॉलो अगर हमने फॉलो भी करना है और फिर बुराई भी करनी है तो वो ज्यादती हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ ईमान फातिमा भी हैं। शुक्र है मेरा भी इंटरव्यू रहन दे तेरे नाल गल करके। करने किन्नू के सीजन में आज किन्नू फातिमा, आई मीन ईमान फातिमा हमारे साथ है। किन्नू फातिमा हमारे साथ है। उसको ना देख के हंसो, वो बिल्कुल हमारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। वो सिर्फ हमारी जो लड़की है ना, हमारी शेफ, वो स्पीड जो है पिज्जा और समोसे रेडी कर रही है। क्या बात है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको वेलकम करना चाहूंगी। Thank you so much. ये व्यूअर्स हमारी फ्यूचर जनरेशन और ये वो हमारी जनरेशन है जो अब हमारे इंडस्ट्री को आगे लेके बढ़ रही है। एंड ऑब्वियसली जैसे कि कल 26 नवंबर को पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की एनिवर्सरी थी, तो मैं चाहूँगी कि ये जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं ये कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें, अपनी विशेस भी दें और उसके बाद फिर हम बात को शुरू करेंगे। जी ईमान। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि जिस तरह इधर रौनकें लगती रहती हैं, क्योंकि आपसे मिलने का यही तो तरीका है हमें कि इधर आए और मिल लें आके। और इतना सच्ची में ये ऐसे लगता है जैसे घर है, और वाकई ये घर में है, पीटीवी होम। और अल्लाह पाक इतना इनको गलत बोलती है, घर पे भी मुलाकात होती है, घर पे चीजें भी आती रहती हैं, अचार और चटनियाँ और जो मैं मुंह से निकालती हूँ, इतना ये ऑनर झूठ बोलती है। इससे तो मेरी सबसे ज्यादा मुलाकात होती है बाहर, वाहिद बंदा जिससे होती है। लेकिन पीटीवी पे हर बंदे के साथ हो जाती है हाँ। ना, कि ये हर हमारी बंदे के फैमिली सारी हाँ, साथ हो बिल्कुल, जाती है ना। बिल्कुल। हाँ। तो अल्लाह पाक इसको बहुत कामयाबियां दे, बहुत ज्यादा। हाँ जी, मेरी बेस्ट विशेस थैंक यू। पीटीवी के साथ। व्हाट अबाउट यू यंग लेडी? पीटीवी एक ऐसा चैनल है जो बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान की मेरे ख्याल से पहचान पीटीवी है, उसके बाद ये बाकी सारे चैनल आए हैं। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हम लोगों को। हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन अपने काम को हम ज़्यादा इन्हांस कैसे कर सकते हैं, वो ये प्लेटफॉर्म है। सो थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों को रखे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। भाई वर्दा, आप तो माशाल्लाह एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड यंग लेडी हो। और जब ईमान से, सच्ची बात है, ईमान से बात हो रही थी, जैन से बात हुई कि शो पे आना, तो मुझे एकदम से उसने कहा, ईमान ने, कहती है आप हमेशा मुझे कहती हो कि टिकटॉकर्स एंड जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनको बुलाने का बड़ा बड़ा दिल चाहता है, लेकिन वेरियस ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं कि भाई इन्होंने, क्योंकि कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी चीज़। तो ईमान ने कहा मैं एक बहुत ही डिसेंट और बहुत टैलेंटेड यंग लेडी को जानती हूँ। आपका बताया तो मैंने कहा ये तो अपना ही बच्चा है। इनसे पहले भी मुलाकात में आप बिन लकी, अब इंटरव्यू पहले भी, आप तो खैर माशाल्लाह बहुत आगे और आगे। थैंक यू सो मच। सो अल्लाह आपको और आमीन 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 आमीन। थैंक यू। अब जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पीटीवी एक वाहिद ऐसा इदारा है जो
हमें इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। दूसरी कंट्रीज़ में भी ये जब चैनल आता है तो ये पाकिस्तान की पहचान के तौर पर देखा जाता है। तो इसमें हम लोगों को भी ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे टीम माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। मैं काफ़ी सालों से माशाल्लाह यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे जितना मज़ा यहाँ पर आता है उतना मज़ा मुझे कहीं और नहीं आता। तो बेस्ट विशेज़। थैंक यू सो मच एंड दैट्स सच अ काइंड थिंग टू से, बट वही वाली बात है ना, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क Exactly. इट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। Exactly. ये हमारा स्टेट चैनल है और हमें इसको एक रिस्पेक्ट और एक रिगार्ड के साथ आगे लेके Exactly. चलना है। एंड हमने याद रखना है कि एक डिकोरम है, वो डिकोरम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में हर किस्म की चीज़ आप ऑन एयर देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी में ये मसाइल नहीं है। हाँ, exactly. बिल्कुल। और पीटीवी और आपको ऐसा कभी भी channel वर्दा है- बुला के ये नहीं कहा जाएगा कि आओ जरा वर्दा, हाँ, और फिर ऑन एयर आपसे कोई ऐसा पर्सनल और ऐसा सवाल पूछ लिया जो आपकी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी Family प्रॉब्लम exactly. बनेगा और आपके करियर को भी बर्बाद कर देगा। सो जो चैनल किंग मेकर रहा है वाह। Exactly. और क्वीन मेकर रहा और है, दुनिया उस के चैनल किसी पे भी तो respect- कंट्री में चले जाओ, पीटीवी का नाम लो, फौरन से पहले उन्हें पता चल जाता है हाँ यार ये पाकिस्तान का चैनल है। भाई मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, एक मतलब एक फैमिली थी, तो मैं एक रेस्टोरेंट में खड़ी होकर ना मतलब ऑर्डर दे रही थी कि मैंने ये अच्छा ले लिया, तो एकदम से खातून आई, मैंने ना हुडी पहनी हुई थी और मैंने ऐनक पहनी हुई थी, तो एज सच पता नहीं चला, तो एकदम से पीछे से आई, कहती आप जुगन है ना? मैंने कहा जी। कहती है मैं आई लिव इन अमेरिका और ये और वो, मैं हर रोज़ आपका शो देखती हूँ। मैंने कहा आप अमेरिका जैसे मुल्क में बैठ के मेरा शो क्यों देख रही है? मैं खुद परेशान हो गई ना। मैं कहा तुसी मेरा शो क्यों देख रहे हो, मैं की कहता है तो यू नो, बट वही चीज़ है ना कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पूरी दुनिया में दुनिया में है, बेशक एंड हेंस इसकी रिस्पेक्ट और बका का ख्याल रखना हम सबका फर्ज है। बेशक। अच्छा, और क्योंकि 59th एनिवर्सरी थी, उसके बाद पीछे भी 60 साल का हो जाएगा। माशाल्लाह। इंसान की इतनी उम्र होती है तो पूरा परेशान होता है, लेकिन ये माशाल्लाह लेकिन अच्छी इदारे बात की है, उम्र हो हाँ तो जी। हम खुशी होते हैं। खैर, अब ये बताइए कि आजकल मसरूफियात क्या चल रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे वर्दा जानना चाहूँगी कि ये सब चीज़ों में हाथ कैसे और कब डाला? मॉडलिंग पहले शुरू की, टिकटॉकिंग पहले शुरू की, यूट्यूबिंग, शेफ ट्रेनिंग की क्या कहानी है? बहुत पहले एमी मजाक में कोई जैसे ये हैं दोस्त हैं, इन्होंने कह दिया यार गाना है आ जाओ काम कर लो, तो कर लिया वैसे शौक में। अच्छा। लेकिन प्रोफेशनल तरीके से कोई भी काम नहीं कर रही थी। प्रोफेशनल तरीके से काम जब टिकटॉक ऐप डाउनलोड की है और काम शुरू किया है, उसके बाद पता चला यार आई कैन डू दिस। अच्छा, उससे पहले क्या कर रही थी? उससे पहले मैं हेयर ड्रेसर हूँ, बेसिकली मैं हेयर ड्रेसर हूँ। आई वाज And trainer हो proper? यस। फिर 4 साल का मेरा जब हेयर का एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया, तब तक ये मेरा सोशल मीडिया काफ़ी आगे चल चुका था। फिर मैंने कहा बैठ के खा लेते हैं, अब नाम बन गया, अब बैठ के खाते हैं, मेहनत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नाम बन गया है, काम मिलता है। खाने में भी पड़ गई। हाँ, साथ साथ ना हर 2 साल के बाद मेरा ऑटोमेटिकली काम चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि मैंने सोचा होता और है। भाई जितनी वीडियोस करानी करा लो, देखो लो फिर कुछ करना शुरू कर देगी। इसलिए प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन बन जाने, आगे से कहने की कि आप हो सकता है, आप हो मैं सकता प्लम्बर है। हूँ, आप लोगों ने सही करवा। नहीं, इसका कुछ पता नहीं है ना, ये हर 2 साल के अपनी बाद गाड़ी का काम आधे से ज्यादा मैं खुद खड़े होके बोल रही होती, नहीं ये काम ऐसे नहीं वैसे कर दो, तो हो सकता है आपकी बात सही हो जाए। गड्डियां में देखो लग भाई आज की डेट नोट डाउन कर लें, हमने वर्दा को एज मैकेनिक बुलाने शो के ऊपर। भाई अगर वो एज अ फीमेल मैकेनिक में आ जाती है, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिशियन में, तो बड़ा यूनिक सा मजे की चीज हो जाएगी ना। यूनिक भी हो जाएगा और पैसा भी बहुत है मेरे ख्याल से। बाय द वे, बाहर के मुल्क में सबसे ज्यादा पैसे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन कमाते हैं, हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी यहाँ पे सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। अच्छा, exactly। तो ये कैसे आपको टकरी? मेरी वीडियो इसने की है ना, मॉडल आई है मेरी मुझे वीडियो में। पता है, हाँ जिसमें जी। कोजिया जब भी आता है तो आप मेरी तरफ इशारा हाँ। करती है, मुझे पता है। मतलब कोई मेरी ये लड़की दोस्त है, लेकिन दुश्मन नुमा दोस्त है ना ज़ैन। जब कोई गाने में कोई बुरा वर्ड आता है ना, मेरी तरफ ना, देख के वो ऐसे मैं करती है। प्यार से करती हूँ। हाँ, सही। मसला क्या है तुम्हें? हाँ। वो मैं प्यार तो से ये करती हुआ हूँ। ही कैसी कनेक्शन? पहले से नहीं दोस्ती मेरे थी से है? नहीं, वो जो कंपनी वालों ने हायर किया है इसको बकायदा, मैं इसको जानती हम पहले थी, दिन बट सेट पे ही मिले थे सेट पे ही मिले और थे। उसके बाद फिर मिलते ही रहे। मिलते ही रहे। हाँ। बिकॉज की पर्सनालिटी ऐसी है कि जो भी इंसान इनसे मिलता है ना, वो दोबारा मिलना चाहता है। जुगल, वल्लाह। कभी ताकि वो किसी इनको की मिल बात- के कहे कि आप ठीक तो हैं। ठीक है, आप ज़ैन सही कह रही हो ना? बिल्कुल ठीक बेटा है। वर्दा, आप इनकी बड़ी अच्छी साइड देखती है, हमें पूछे जिनको इसको अदरवाइज भुगतना नहीं, पड़ता मेरी है। फैमिली में मुझसे जब उन्हें पता है ना कि मैं ईमान के साथ जा रही हूँ, मुझसे दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं करता कि अच्छा जा रही हो, चलो ठीक है। वल्लाह, ये मेरी फैमिली ईमान इज योर बाउंसर। में बाउंसर जी, ये बताएं कि
आप और- आजकल किन कामलात करिए कामों में मुब्तला हैं? म्यूजिक 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 वो नहीं अभी मैंने बताना पता नहीं कौन सा म्यूजिक करती हो, हर वक्त तो ट्रैवल कर रही होती हो, वो तो आए दिन concert जहाज के पे लिए। चढ़ी होती है। हाँ, सिंगर्स जो होते हैं ना वो बैठ के लिख भी प्लेन में ही रहे होते हैं, टाइम होता है ना, ज्यादा शोर शराबा नहीं होता तो वो लिख रहे होते हैं। इसने चुप रहना जहाज पे कि साथ वालों को साथ वालों के दिमाग की दही निकालती हो ना। बिल्कुल मैं कहती हूँ यार अच्छा हम एक ही बरादरी हैं। दुआ करें कि कभी जहाज में ईमान फातिमा या जुगन कासिम व्यूअर्स आपके साथ ना बैठे, क्योंकि बैठ गए तो दिमाग की जेन्युइन लाइक खालस दही निकालेंगे, राइट? बिल्कुल सही है। हाँ मैं तो अपना नाश्ता वाश्ता आता है ना तो मैं साथ वाले कहती हूँ कि मैं तो डाइट पे हूँ, आप खा लो। निवाले बना के तो नहीं आपको खिलाते? पता है ना वो इतने से तो पराठे उनके होते हैं, अच्छा, तो वो साथ वाला कोई भी बंदा होगा कोई भी होगा मैं कहा आओ खा लो ना। खिलाने तो नहीं शुरू कर देती? नहीं खिलाना नहीं शुरू कर। हाँ, इसका कुछ पता भी नहीं। ओमो तो मैं सकड़े में आपको मैं मेरा बच्चा आओ मैं खाओ, आए हाय सालन भी लगाओ बेटा, क्या कर रहे हो? नहीं बेटा नहीं कहते। अच्छा शुक्र है आप कह दो तो बेहतर है अब, लेकिन अच्छा ये बताओ जैन व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू दीस डेज, जी, क्योंकि ये वाली बात ना रह जाए ना हमारी जी बाकी जी गपशप के बिल्कुल, अंदर। म्यूजिक म्यूजिक एंड म्यूजिक, फुल टाइम म्यूजिक कर रहा हूँ मैं। कॉन्सर्ट्स हाँ जी, कॉन्सर्ट्स भी कर रहे हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ओरिजिनल्स आ रहे हैं, तो बस मज़ा आ रहा है, अपनी फील्ड को एंजॉय कर रहे हैं और अपना ड्रीम पूरा हो रहा है कि बट देखो कोविड के बाद अब जाके लोग कह रहे हैं कि जी, थोड़ा सा अब जाके जी। इस सीजन में चीजें सेटल हुई, क्योंकि लास्ट बिल्कुल। ईयर भी थोड़ा बिल्कुल वो तो लोग कहते हैं ना बहुत कि ठंडा पैनिक काम थे था। जी, एग्जैक्टली। नहीं वैसे एक बात बताऊं, कोविड में आप लोगों चुप को कर बहुत जाए, फायदा हुआ। आप चुप कर जाए, बहुत फायदा हुआ। आप चुप कर कोविड जाए। में। कोविड में सबसे ज्यादा पैसा जो है ना वो वो टिकटॉकर टिकटॉकर्स ने और यूट्यूबर्स ने कमाया। कमाया एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मेरे सही लिए तो बात है, कोविड हर बहुत बंदा अच्छा भूखा था। बैठा हुआ था। इन लोगों के पास तब पैसे आने शुरू हुए। पता है हम लोगों को छुट्टियां मिल गई, जितने भी हम लोग जॉब वगैरह कर रहे थे, हमारे पास 3 महीने का टाइम आ गया। घर पे वो घर पे ही पूरा एक जो है ना स्टूडियो बना लिया था मैंने अपने टेरेस पे। तो वो जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग थे, फ्रेंड्स वगैरह थे, वो वीक में 3 बार आते थे, हम लोग शूट करते थे वीडियोस, और उसी को वो माशाल्लाह लोगों के पास भी टाइम था, हर बंदा वीडियो देख रहा था। सही में बूस्ट जितने भी सोशल मीडिया है ना कोविड में मिला है। कोविड में मिला है। कोविड में और वही मिला। चीज़ है ना कि व्यूअर्स जब हम कहते हैं कि अपनी सिंगल स्ट्रीम इनकम की रखने का कोई तुक नहीं बनता आजकल के ज़माने में। एग्जैक्टली अब ज़माना वो है कि आप अपनी वेरियस स्ट्रीम्स रखें, और आप अगर मतलब जैसे कि आप कमा रही हैं तो आपके हस्बैंड भी कमाते हैं, सो आप दोनों एक ड्यूअल इनकम वेरी हाउस ट्रू, हो। वेरी ट्रू। एग्जैक्टली अब वो ज़माना नहीं रहा, और अगर आपने घर बैठ के भी करनी है कोई चीज़ तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप सोशल मीडिया के Social ऊपर media, आएँ। exactly. देखिए हर अब उसके ऊपर रील्स हो गई, वीडियोस हो गई, डिफरेंट स्टोरीज, आप वेरियस तरीके से अपने आप को अपना self काम promote- करें। और अगर- मुझे इतनी खुशी होती है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं यंग लोगों के, जो अपनी एफर्ट से प्योर अपने आप को प्रूव करवा रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, जैसे कि मैं जब आई सर्टन सोशल मीडिया पे, सर्टन किस्म के मीडियम्स पे, तो फौरन ही ना 20-25-30 हज़ार रुपए 20-25-30 हज़ार फॉलोअर्स आ followers मिल गए, गए। इमीडिएटली आ गए। एक दो तो ऐसे मेरे प्लेटफॉर्म से कि क्योंकि अब मैंने उनको ज्वाइन किया तो 100K 150K फौरन दिनों में हो गए। असल तो वो है ना कि जो जीरो से शुरू करता है और जानने वाले 6-8 लोग फॉलो करते हैं, फिर और 6-8 करते हैं, और आपका काम इतना अच्छा हो कि वो वायरल हो। मजा तो वहां पे आता है। बिल्कुल ऐसे। और अच्छा डिसेंट काम। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ब्रेक के बाद इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और इन तीनों से इनके करियर का सबसे यादगार मोमेंट पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में कुछ लम्हों में नज़र डालेंगे, बट इस हमने मोमेंट पे छोड़ा था ना कि सबकी मेमोरेबल मोमेंट्स डिस्कस करेंगे, तो सब वेट करें। तो भाई यंग मैन से शुरू करते हैं। बिल्कुल, आज शदीद ख़वातीन के अंदर एक मासूम सा हमने जो अपना बच्चा बिठाया हुआ है, वो भी टेंशन में आया हुआ होगा। हाँ जी जी, मेरा जो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे करियर का, वो सजाद अली खान साहब मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में वो परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं काश उनके साथ परफॉर्म कर सकूं। परफॉर्मेंस मेरी भी थी, उस लेकिन वक्त सिंग अच्छा कर रहे थे। जी जी बिल्कुल मैं कर रहा था, प्रोफेशनली कर रहा था, अपने कंसर्ट्स भी करते थे, लेकिन एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था कि वो परफॉर्म करेंगे तो साथ उनके 2 लाइनें गाने के लिए भी मिल जाएं।
तो मज़ा आएगा। तो मैं स्टेज के बिल्कुल आगे खड़ा हुआ था, तो मैं उनकी लाइनें जब वो गा रहे थे तो उनके साथ चीख चीख के उनके साथ गा रहा था। तो उन्होंने देखा कि यार ये लड़का कौन है, ये इसकी आवाज़ आ रही है, उन्होंने मेरे आगे माइक कर दिया। तो जब मैंने थोड़ा सा गाना उन्हीं का उनको सुनाया तो उन्होंने मुझे स्टेज पर बुला लिया और मेरा वो जो ड्रीम कम ट्रू हो गया कि उन्होंने मुझे अपने साथ गाने का अच्छा, मौका अहमद जान ज़ेब और ये हो गए अपने सजाद अली साहब, ये बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं। बिल्कुल, शफकत बिल्कुल, अमानत अली भी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा दिल है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल देखो ऐसे ही है। अपने साथ प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे किसी को बुला के इस तरह से ऑनर देना बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। बहुत वरना बड़ी तो बात लोग कहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सो वो आपका सबसे जी, मेमोरेबल मोमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब वर्दा आपके करोड़ करियर्स के अंदर कौन सा वाला ऐसा है जिसका सबसे मेमोरेबल मोमेंट शेयर करोगी? मैंने काम किया था रफ़ाकत साहब के साथ, रफ़ाकत अली खान जी, साहब जी। जो हैं उनके साथ काम किया था। हमारा शूट था शाही किला में। अच्छा, तो वीडियो मुझे की थी उनकी? हाँ जी, उनके साथ वीडियो की थी। उनका बेटा है, वो बेसिकली उनके साथ मैंने काम था, तो रफ़ाकत साहब भी उसी वीडियो में। और मुझे उससे पहले पता नहीं था कि मैं काम करने किसके वाली हूँ। अच्छा। तो मुझे रात को, मैं अपनी जॉब पे ही थी, तो मुझे रात को कॉल आई है कि सुबह जो है ना 5 बजे आपने शाही किला पहुँचना है। सुबह के 5 बजे? सुबह के 5 Obviously, बजे। क्योंकि टाइमिंग्स भी कोई ड्रेसिंग नहीं थी कि ये पहनना है वो पहनना है। आप बिलीव करोगे उस वीडियो में जो मेरे पुराने कपड़े पड़े हुए थे ना, उन्हीं को निकाला है, प्रेस किया और वहाँ पे चली गई हूँ। जब सर ने देखा है तो उन्होंने कहा कि यार शी इज़ सो यंग, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसे शॉट्स हैं कि ये कर पाएंगी ना, तो बार बार टेक्स लेना पड़ेगा, तो हमारा तो सारा दिन चला जाएगा। आय हाय। खैर जब उन्होंने काम स्टार्ट किया ना, एक ऐसा हमारा उस टाइम उसमें पार्ट था जहाँ पे गोल घूमकर मैंने ज़मीन पे गिरना है। लास्ट मोमेंट था वो। आप बिलीव करोगे थ्रू आउट मैंने कोई सेकंड शॉट नहीं दिया। एक शॉट में ही वो वीडियो डन होते रहे। वो इतना इम्प्रेस हुए, वो एंड पे जब वो लास्ट था, लिटरली मेरे जो घुटने हैं ना वो नीले हो गए थे। छिल गए। वो तीन बार वो गिरना था। ऑब्वियसली, क्योंकि वही होता है ना कि वो इस टाइप के शॉट में आर्टिस्ट का इतना नहीं होता जितना कैमरा वगैरह को आपने कैमरा। हैंडल करना और वो होता है। कैमरामैन भी स्टिल उसने घूमना था मेरे साथ साथ ही ना। और जब वो जमीन पे 3 बार, क्योंकि वहाँ पे शाही किला पे पत्थर हैं, नीचे जमीन जैसी है, तो आप बिलीव करो, एक बार उन्होंने बोला मैंने किया, 2 बार बोला मैंने किया, 3 बार बोला, चौथी बार वो खुद उठकर आकर ना उन्होंने मेरे सर पे प्यार दिया। कहते मान गया हूँ मैं। कहते मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं सोच रहा था कि सारा दिन जाने वाला है, कोई कहते आपने टेक नहीं दिया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी आकर मुझे अप्रिशिएट कर रही है, तो वो मोमेंट मैंने सर पे प्यार देना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि एज आर्टिस्ट हम अल्टीमेटली इस चीज़ के मोहताज होते हैं कि हमें इज्जत मिले, हमें प्यार मिले, हमें रिगार्ड मिले, लेकिन जब सीनियर दाद देते हैं ना बेशक, तो बेशक ऐसे। आपका 50 गुना ज्यादा खून बढ़ जाता है, बढ़ एंड यू जाता फील है। सो मच मोर इम्पोर्टेंट, एंड आप में एक उम्मीद जागती है कि यार मैं कुछ मैं कर कर सकती हूँ। सकती हूँ, exactly। और इसीलिए मैं हमेशा व्यूअर्स कहती हूँ कि जो जब अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे और कामयाबी दे जिस भी फील्ड के अंदर दे और आप उसमें सीनियर बन जाए, अपने जूनियर्स के साथ अच्छे तरीके से अच्छे पेश आए, तरीके से रहें, उनको बेशक। रिगार्ड दें, उनको बहुत अच्छी बात बकअप करें। बहुत अच्छी बात की। सही ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग दिल नहीं बड़ा करते और जब लगना शुरू होता है कि यार ये हमारी टक्कर का होने वाला है तो और ज़्यादा और मसले ज़्यादा Exactly। मसले हो जाते हैं। अच्छा जी। मुझे अभी जब मैं गई हूँ लंदन अवार्ड के लिए You know when I went to London and then I went to Germany and you know in Dubai। अच्छा जी बताएं। तो मुझे आइडिया नहीं था कि, मुझे ये था कि जितने भी ये लोग हैं सबको अवार्ड मिल रहे हैं, जिन जिनको बुलाया है उन सबको ही मिलना है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनमें से एक बंदे को मिलना है। जब मैं उधर गई तो मुझे उन्होंने कहा कि जितने भी सारे माशाल्लाह से आए हुए थे, तो उन सबको बुलाया कि आके ना अपनी तैयारी शरी कर लो ना कल के लिए। तो जब मैं गई रिहर्सल के लिए तो उधर जाके मुझे पता चला सारे के बेस्ट विशेज़। अब तुबा भी मुझे बोल रही है बेस्ट विशेज़, तुबा भी मेरे साथी के अवार्ड के लिए। मैंने कहा यार ये सबको नहीं मिलना। कहती नहीं, ये है कि बंदे को मिलना है, उसमें मैं हूँ, आप हैं, काफ़ी लोग थे इसमें ना। तो मैं उधर बंदा मायूस सा हो जाता है, लेकिन दूसरों के लिए मैं कहती हूँ हर एक की किस्मत नसीब है, बट जिसका जो हिस्से का है उसी को मिले। तो मैं इधर रोला डाल के गई थी, मुझे अवार्ड मिल रहा पहले से रोला डाल के चली एक तो गई। ये वो जो कहते हैं ना बिस्ती खराब करना, ये अपनी बिस्ती खुद खराब करवाती है और फिर घूम के कहते हैं कि तुम पता है जुगन मेरे नाल होन की होया है, हमला एक तो कीता की सी। मतलब ये वो वाली है जिसके साथ चीजें नहीं होती है, अपने साथ चीजें करवाती है और फिर कहती है देखा मेरे नाल की ज्यादती मेरे नाल हो गई है। अच्छा चलो फिर उधर जाके मैं पता चला फिर की हुआ क्या? मैं
बताती अब सारे एक दूसरे को गुड लक कह रहे हैं, सारा कुछ ईमान बस मैं सिर्फ ये सोच रही है कि मैं वापस जाके क्या कहूंगी, मैं तो मियां जी साहब को भी क्या आई हूँ हाँ, सबको बोल के गई। मैंने कहा ये इनमें सब एक ही को मिलना, कहते हैं हाँ जी ये जो हम 5-6 लोग हैं ना इनमें से एक बंदे को मिलना है। मैंने कहा अच्छा मेरा बीपी लो हो गया उधर, कि मैं तो सबको बता के और आगे ईमान लोगों का बीपी हाई करती है, इसका अपना बीपी लो नहीं होता। लो होता है। नहीं, वैसे जब अवार्ड का आपका नाम आता है ना तो वाकई आपकी जो वो खुशियाँ होती हैं, मेरे साथ ये मोमेंट दुबई में हुआ था। अच्छा बट वो तरह निकल गया, पता है वो एक वो बट देखो ना वही वाली बात है कि एक तो होता है ना कि आप कहें कि जी आई एम गोइंग टू द अवार्ड सेरेमनी, अल्लाह बेहतर करेगा। इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ये है ना कि चीज होने से सारे फूलों के हार लेके आना मेरे लिए, अच्छा और ढोल के साथ आना मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने, लो जी। फिर क्या, फिर रात मेरी मैं सोई नहीं रहा टेंशन से। अगले दिन जब मुझे पता चला कि जब उन्होंने अनाउंस किया सारे के ईमान ईमान ना, तो वो मैंने मुझे यकीन ही ना आए ना, फिर मेरी टांगे कांप रही जब मैं स्टेज पे गई मुझे फुल सांस चढ़ा हुआ था, बोलना नहीं जा रहा था, खुशी भी थी, अजीब सा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक्सरसाइज कर लिया करना तो फिर इतना नहीं सांस चढ़ेगा। उसके बाद ही तो एक्सरसाइज शुरू की है, 2 घंटे वॉक करती हूँ मैंने कहा दोबारा मिलने ना। डाइटिंग कर करके अपना मैदा इस लड़की ने साड़ दिया। मैंने कहा ईमान एक्सरसाइज साथ करनी जरूरी है, नहीं तो मेरा वजन तो कम हो रहा है। मैंने कहा ईमान एक्सरसाइज कर ताकि एक हेल्दी जिंदगी की तरफ जाओ। आपको पता है वो सिंगल पसली बारीक बच्ची भी हमारी एक्सरसाइज करती होगी। मैं कार्डियो ट्रेनर हूँ ना, तो कार्डियो तो मैं हो गई रोज इज्जत, करती हूँ। हो गई इज्जत। जुगर में 2 घंटे walk वरना करती मैं हूँ सिर्फ daily। आपको यूज कर रही हूँ उसकी तबीयत सेट करने के लिए। मेरी बेटी हो, मेरा बच्चा हो आप, लेकिन आपको बट इसको सीधा करने का एक ही तरीका नहीं, था। क्योंकि ये आके हम सबको सेट करती है ना, तो हम आज इसको सेट आपको पता आप अपना डेली का वो कि मैं इतने मैंने कदम चली हूँ, सारा कुछ आप देखते हैं। आप अपनी तो वो watch कर पे। भी नहीं सकती ठीक ना, है क्योंकि आप तो वॉच भी वो वाली नहीं पहनती, क्योंकि वो नहीं, आपके मेरे लेवल पास की नहीं है वॉच। है जो चार्ज करने वाला मसला है ना उसका, मैं उसकी वजह से नहीं पहनती, मेरे पास है एक। हमारी बैटरियां फेल करने वाली लड़की अपनी फोन अपने वो मैंने ली भी आपकी वजह से है, लेकिन मैं नहीं लगाती क्योंकि अब फोन को इसके मियां ने एक दिन भाई ने मेरा सर फाड़ देना है कि मेरी बात सुनो, तुम हर बार कोई ना कोई शतुंगड़ा छोड़ती हो, वो आके कहते जुगन दे कोल भी है थे हम तुसी मैन भी लेके दो, मुझे ना मरवा दे, मैं अपने वैसों से लेती हूँ। अच्छा मुझे ना भाई से मार पिटवाना। अच्छा फाइनली क्योंकि शो को कंक्लूड भी करना है, किचन में नजर डालनी है, और व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट, अपकमिंग क्या है आप तीनों का, वो मैं आपसे जानूंगी एक लम्हे के बाद। यस मेरा पुत्र, किचन में क्या सिचुएशन है? किचन में मिनी पिज्ज़ाज और समोसाज बिल्कुल रेडी हैं। वाह वाह वाह। अपनी टिप जरूर शेयर करो बेटा, जो आपने मुझे बताया था कि आपने पिज्जाज कहाँ पे बनाए हैं। मैंने पिज़्ज़ास तवा पे बनाए हैं। अगर आपके पास ओवन वगैरह नहीं अवेलेबल तो आप तवे पे बना सकते हैं। जिस तरह आप रोटी वगैरह बेलते हैं बिल्कुल पूरी साइज़ में, उसी साइज़ में आपने इसको बिल्कुल अच्छे से क्या कहते हैं हीट अप कर लेना तवे को हीट अप करने के बाद जिस तरह आप लो फ्लेम पे इसको आपने स्पेशली पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो वो ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन वो अंदर से कच्ची रहेगी और नीचे से जल जाएगा ना, और नीचे वो से ये जल भी भी होता है, जाएगा। तो बहुत मुनासिब बहुत मुनासिब। थैंक यू सो मच बेटा, क्योंकि वही वाली बात होती है ना कि हर बंदे के घर में अवन नहीं होता, हर बंद माइक्रोवेव नहीं होता, तो अवन तो फिर भी एक ज़्यादा वो मुश्किल चीज़ होती है, गैस का इशू होता है, तो अगर ये तवे पे भी बन सकता है तो बेस्ट है। बिल्कुल थैंक यू बच्चे। ओके फाइनली जी, मेरा एक OST आ रहा है, और लेकिन उस ड्रामे का नेम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो ये है कि अपकमिंग मेरा एक OST आ रहा है और कुछ ओरिजिनल्स आ रहे हैं। वंडरफुल, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट यू माय डार्लिंग? मैकेनिक का काम सोच रही हूँ कर लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वर्दा को बुलाएंगे शो पे एज मैकेनिक, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, तीनों में से एक चीज़, क्योंकि बाकी तो सारे काम कर लिए हम फिटनेस ट्रेनर भी हैं, हम उसके अलावा हेयर एक्सपर्ट भी हैं, हम उसकी भी ट्रेनिंग क्लासेस देते हैं, हम यूट्यूबर भी हैं, हम शेफ़ भी हैं, हम सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे बहुत हिट भी हैं, और हम मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, हमने कुछ छोड़ा नहीं। तो अगली बार एज मैकेनिक इंशाल्लाह। और बाद में मुझे भी सिखा देना, मेरा भैया यही पिटता रहता है, तो कख नहीं तुझे पता होता, गाड़ी का बेड़ा गर्क हुआ होता है, कोई कुछ भी करा के आ जाता है, तो कहती है, मैं करा के आई हूँ काम। बड़ी ड्रॉनी बात होती है। एनीवे आप की और कोई अवार्ड जिसका आपने शतुंगड़ा छोड़ना है, और फिर बाद में भी हम सबको आपने मैं बड़े सीनियर सिंगर हैं, उनके साथ मेरा गाना आ रहा है, एक नहीं है 2 सीनियर सिंगर हैं जिनके साथ मेरे गाने आ रहे हैं इंशाल्लाह। फिर उन्होंने भी नाल लैके इत्थे बैठे। नहीं तेरी मेहरबानी।
आपकी बड़ी मेहरबानी। अगली बार ये तरबूज बन के आएंगे। आज ये वैसे कितने आई लव दिस कलर एंड इट्स रियली। और ये आपकी बहन ने डिजाइन किया होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये मैं बाहर से लेके आई हूँ। हाँ अच्छा जी, बिल्कुल भी नहीं। कितनी बदतमीज है। अपनी बहन को भी इस काम पे लगाया हुआ, अपनी चीजें बनवाती है और उसको क्रेडिट नहीं देना, बदतमीज। अच्छा चल, एनीवे, बहुत ही प्यारे लोग, अल्लाह इनको कामयाबी दे, जिंदगी दे, सेहत दे। मे यू ऑल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। आप भी। और उसके साथ साथ अब हमारे शो को आप क्लोज कर दें जी, जरा कुछ मजे का सुना के। खरिया खरिया तो नहीं ना सुनानी नहीं, खरिया खरिया नहीं गाना सुनाना है। आ जाओ जी।